आ रही है क्या? प्रेम स्वामी, यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम। चलो बेटा, तो बात करते हैं बेटा, ठीक है, स्टार्ट। चलो बच्चों, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था सॉलिड स्टेट का, बच्चों पहली बात तो जिन बच्चों की आज पहली क्लास है उनके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। अपन पढ़ रहे हैं बेटा 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो 12th की फिजिकल में फर्स्ट चैप्टर आता है बेटा। क्लियर? सॉलिड स्टेट की बात करें, ठोस अवस्था, उसकी अपन बात करें तो अपने 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं इसके कंप्लीट, ये 6 लेक्चर है। ओके, इन 5 लेक्चर्स के लिए अगर मैं कहना चाहूँगा जिन बच्चों की पहली क्लास है या जिन बच्चों ने क्लास बंक की है सॉलिड स्टेट की, जो पीछे हो चुकी है क्लासेस, तो अपना जो कोचिंग का यूट्यूब चैनल है बेटा इनफाइनाइट एकेडमी सीकर नाम से, उस पर आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे। क्लियर? तो आज आपको एक काम करना है बेटा, आज की क्लास के बाद एक बार आपको जो पीछे जो 5 लेक्चर्स आपको मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, उनको ज़रूर देखना है बेटा। ओके, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहेगी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो आगे का जो 50% अपना चैप्टर ये कंप्लीट है, 50% बचा हुआ है, तो आगे का जो 50% चैप्टर है वो भी अच्छे से समझ में आएगा बेटा। कनेक्टिविटी बनी रहेगी, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और आगे हमें कैसे, हमें क्या करना है। ओके, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, 0 to लास्ट तक, 0 to इनफाइनाइट तक बेटा। ओके, चलो बच्चों, फिर भी बीच में किसी दिक्कत आए, पुराने बच्चे उनको तो पता ही है, नए बच्चे की दिक्कत आएगी सर ये कैसे हुआ, ये आंसर कैसे आया, क्या नहीं आया, तो साइड में बेटा चैट का ऑप्शन दे रखा है। आप कोई भी चीज़ समझाते ही हाथों हाथ हमें मैसेज कर सकते हो, सर ये कैसे आया, या अपना जो खुद का जो आंसर है वो आप रेस्पॉन्स दे सकते हो अपनी तरफ से बेटा। कोई चीज़ नहीं समझ में आए दोबारा पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना बच्चों, खासकर नए बच्चों को। ओके, चलो बेटा, तो ये जैसे अपने कहा, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा पीछे जो हमने पढ़ा थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप अच्छे वे में समझ सको। ओके, चलो बेटा, तो पूरा बेसिक जैसे अपने पढ़ा है। नोट्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान रखना आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, अपने जो लेक्चर्स है अदर कोचिंग की तरह 24 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद या 1 वीक के बाद यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल से हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। वो अपने यूट्यूब चैनल पर फिर आपको अपलोड मिलेंगे, कभी भी आप रिवाइज कर सकते हो। बस कोचिंग का नाम सर्च करो बेटा, उस पर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, जो जो अपनी लाइव क्लासेस हो चुकी है, तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए एज ए नोट्स ही बेटा, ध्यान रखना। ओके, लेक्चर के बाद आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर कैसे न कैसे करके आप नोट्स बना सकते हो अपनी चॉइस पर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन क्लास में मेनली फोकस करना अच्छे से समझने पर, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर फुली रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जो क्लासेस होगी साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही है, टेंशन मत लेना। तो मेन मोरल होना चाहिए समझने का यहाँ पर, और जैसी कोई चीज़ हम खत्म करें उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बेटा। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं बच्चों। देखो, जैसे अपने सॉलिड स्टेट लेक्चर की जैसे मैंने बात की, तो इसमें बेसिक हमने बात की थी कि सबस्टांस, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फॉर्म में होता है। तो अपन बात करते हैं मेनली किसकी, सॉलिड फॉर्म के बारे में बेटा। ओके, सॉलिड कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एक एक चीज अपन ने डिस्कस की है, कैसे करना है, क्या करना। ओके, चलो बेटा, फिर इसमें आया था बेटा यूनिट सेल। यूनिट सेल यानी कोई सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, उसका जो सबसे बेसिक पार्ट होता है बेटा, एक यूनिट होती है उसकी, उसे बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपन बोलते हैं ना सेल, अपन बोलते हैं सेल, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है बेटा, ध्यान है ना। वैसे ही नॉन लिविंग सबस्टांस जो होते हैं, उनकी जो एक बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चर की, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोल देते हैं। क्लियर? और यूनिट सेल होती है, उसको अपने कई सारी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। SCC सिंपल क्यूबिक सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल बेटा, ध्यान है ना। क्लियर? एक एक यूनिट सेल हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, आपको एक एक चीज मिलेगी। क्लियर? फिर हमने उन यूनिट सेल्स में कई सारी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये भी हमने डिस्कस किया था। जैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है एटम जो होता है वो यूनिट सेल के अंदर एक्चुअली एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट है। कोई यूनिट सेल होगी नॉर्मली क्यूब की फॉर्म में हम मानते हैं, ठीक है, क्यूब की फॉर्म यानी 3 एक्सिस और 3 एंगल। क्लियर? ABC 3 एक्सिस और 3 एंगल, अल्फा बीटा गामा, तीनों एक्सिस इक्वल होती है क्यूब के अंदर, तीनों एंगल जो होते हैं अल्फा बीटा गामा वो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर? तो क्या कहा, अपन यूनिट सेल की बात करें तो कई सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की, जैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, यानी एटम अलग अलग पोजीशन में होता है, बॉडी के सेंटर पर है, कॉर्नर पर है, एज के सेंटर पर है, फेस के सेंटर पर है, वो एक्चुअल में उसका कितना पार्ट है और एक्चुअल में हर पोजीशन पर कितना पार्ट होगा, हर चीज हमने डिस्कस की है बेटा। क्लियर? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, R और A में रिलेशन, या फिर पैकिंग एफिशिएंसी,
वैकेंट स्पेस ऑफ एज, कई सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। इन प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है और एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी इन सब के लिए इनकी वैल्यू कितनी आती है, जो आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलता है। ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर। नए बच्चों के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा बेटा, अपने कोचिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो वो टेलीग्राम चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। ओके, उसमें अपने कोचिंग के जो कंप्लीट आपको क्या स्टडी मटेरियल है बेटा, जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह है वो आपको मिलेगा। क्वेश्चन बैंक, डीपीपी जो भी उस अपलोड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सभी की आपको क्या क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। क्लियर। आप कोचिंग आ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग से भी प्रिंट लेकर जा सकते हो और अपने कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर भी और सब कुछ अपलोड है बेटा। क्लियर। चलो बेटा, तो अपन बात करें जो डिजिटल स्टडी चल रही है, अपनी तरफ से पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो चाहे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, अपनी तरफ से पूरा इफर्ट है और रहेगा बच्चों। क्लियर। आप कोचिंग आके प्रिंट लेके जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है वो आपको अलग से मिल सकता है। ठीक है बेटा। चलो बच्चों, तो बात करते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, अलग अलग टाइप की यूनिट सेल की हमने बात की है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी क्या होती है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, फिर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, वैकेंट स्पेस ऑफ एज, आर और ए का रिलेशन, इनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग यूनिट सेल में इनकी वैल्यू क्या होती है, हर चीज़ हमने डिस्कस की बेटा। क्लियर। फिर उसके बाद आपको याद है बच्चों एक स्पेशल यूनिट सेल अपन ने स्टार्ट की थी, एचसीपी। क्या कहा था, एचसीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, हेक्सागोनल, क्या कहा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, क्या कहा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्पेशल यूनिट सेल मैंने क्यों बोला, क्योंकि पीछे जो हमने यूनिट सेल्स पढ़ी है उससे ये डिफरेंट होती है बेटा। ओके, उससे डिफरेंट कैसे होना है, जैसे हमने बोला एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, क्यूबिक नाम आ रहा है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यानी पीछे जो 4 यूनिट सेल हमने डिस्कस की है वो तो क्या क्यूबिक, क्यूबिक बार बार नाम आ रहा है, यानी उसमें जो यूनिट सेल होती है वो तो कैसे होती है, क्यूब की फॉर्म में होती है बेटा। लेकिन इसमें क्या नाम आ रहा है, हेक्सागोनल, यानी ये कैसे होगी, हेक्सागोनल होगी बेटा। जैसे साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन अपन बोलते हैं बेटा, उस टाइप से होगी जिसके 6 कॉर्नर होंगे। बात समझ में आ गई। तो ये यूनिट सेल हमें कैसे लेनी है, हेक्सागोनल होती है बेटा। क्लियर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग, एटम की पैकिंग बहुत अच्छे से होती है। ओके, कैसे होती है, क्या होती है बेटा, अपनी जैसे कल क्लास का ऑफ था क्योंकि अपने आरबीटीएस का टेस्ट पेपर था। ओके, तो परसों जो हमने थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट इसके डिस्कस किए थे वो वापस उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूं बेटा, ताकि कनेक्टिविटी बने, हमें एचसीपी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, चलो बेटा बात करते हैं। चलो बेटा बात करते हैं, देखो एचसीपी क्या होता है, कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना रहा हूं बेटा। देखो एचसीपी में हमने क्या कहा था, इस टाइप से, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है बच्चों कैसे करना है। एचसीपी के लिए अपन ने क्या कहा था, इस टाइप से। मान लो अपन स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करें तो जैसे मान लो अपन ने क्या कहा था बेटा, इस टाइप से यूनिट सेल होती है। ये मैंने इस टाइप से क्यों बनाया था बच्चों, ध्यान है ना, इजी वे में आपको समझाने के लिए कि यूनिट सेल कैसे होती है और क्या होती है। ओके, चलो बेटा फिर मैंने कहा था देखो, यानी ये जो इस टाइप से यूनिट सेल होती है बच्चों, इसकी कई सारी लेयर्स क्या होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। ओके, पुराने बच्चों को तो बात ध्यान नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं वो समझ सकते हैं सर ये है क्या, एक्चुअल में क्या होता है बेटा। ये जो मैंने क्या जैसे साइक्लोहेक्सेन टाइप से एक लेयर बनाई है, एक्चुअल में क्या होता है, एचसीपी में ऐसे साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में कई सारी लेयर्स होती है। मैंने क्या कहा, इस टाइप से कई सारी लेयर्स होती है। ओके, ठीक है, मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। अब बच्चों को देखो ये सामने ऐसे शो हो रहा है, देखो बेटा मेरे हाथ को देखना अच्छे से, ये आपको सामने ऐसे शो जरूर हो रहा है, ये तो पेपर पर बन रहा है बेटा। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे ना होकर किस टाइप से बेटा, इस टाइप से है। बात को समझ रहे हो ना। वैसे ये जो नीचे वाली लेयर है बेटा, ये आपको ऐसे शो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं है, कैसे है, इस टाइप से है। बात समझ में आई क्या। और डॉट डॉट की फॉर्म में जो मैंने लाइंस बनाई है वो क्या है, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है बेटा। ओके, यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, वर्टिकुलर बोल सकते हो। जैसे ये मार्कर है, मेरे दोनों हाथ की जो पाम है, हथेली है बेटा, मान लो एक ये हो गई इस टाइप से, फिर मान लो ये दूसरी ये हो गई इसके नीचे, और दोनों के बीच में ये मार्कर है वर्टिकल फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। ये जो डॉट डॉट में जो मैंने क्या बनाई है बेटा, लाइंस बनाई है, ये मार्कर की दोनों को वर्टिकल फॉर्म में, दोनों लेयर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होता है, एचसीपी में क्या
होता है, हेक्सागोनल कई सारी लेयर्स होती है और वो लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होती है ऐसे सिस्टमेटिकली। कैसे? जैसे एक लेयर ये होगी बेटा, इसके ऊपर दूसरी लेयर प्रेजेंट है, फिर तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे करते करते कई सारी लेयर्स अरेंज होती है। क्लियर? और दो लेयर्स को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनती है इसको एक यूनिट सेल बोला जाता है, HCP की। क्लियर? ठीक है बेटा। फिर अपने इसमें क्या कहा था, अपने पीछे कई जगह डिस्कस किया कि जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल के अंदर एटम क्या होता है, कई सारी पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकता है। वो स्पेसिफिक क्या होता है, यूनिट सेल का कैरेक्टर होता है कि किस यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। वो हमने पीछे एक एक चीज डिस्कस की बेटा। ओके, HCP की बात करें तो हमने डिस्कस किया था एटम कहाँ होंगे बेटा, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। ये लो बेटा, ये जो हेक्सागोनल लेयर है इसके कॉर्नर पर मैंने एटम बना दिए। अरे हमें पता है हेक्सागोनल कितने कॉर्नर होते हैं, 6 कॉर्नर, तो 6 कॉर्नर पर 6 एटम बना दिए। क्लियर? ठीक है बेटा। फिर इसके भी हमें पता है कॉर्नर पर एटम होते हैं, तो ये लो बेटा, इसके 6 कॉर्नर पर हमने 6 एटम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। फिर अपन ने क्या कहा था, ये जो फेस सेंटर है, दोनों हेक्सागोनल के फेस सेंटर है, इस पे 2 एटम होते हैं और दोनों के बीच में जो सेंटर पार्ट होता है जिसको बॉडी सेंटर बोलेंगे, इस पर भी 3 एटम होते हैं। क्या कहा? 3 एटम होते हैं। बच्चे कहेंगे, पुराने बच्चे, सर क्यों बता रहे हो सब दोबारा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था परसों वाली क्लास में। बच्चा कहेगा सर क्यों? बेटा अपन आगे जो डिस्कस करेंगे इससे ही कनेक्ट है, ध्यान रखना। जब तक स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं है आप समझ ही नहीं पाओगे सर ने ये कैसे बता दिया, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूं, ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है, आपने बना रखी अच्छी बात है, लेकिन समझना अच्छे से। तो अपन ने क्या कहा था, ये जो एज है इसको बोलते हैं बेटा ए, ये है बी, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं, सी। क्लियर? ये जो सेंटर पार्ट होता है बेटा, ये क्या होता है, इसके बीच की डिस्टेंस पर होता है, तो क्या होगा, दोनों लेयर की टोटल डिस्टेंस दोनों लेयर के बीच की सी है, तो जो सेंटर पार्ट है बीच का ये क्या हो गया, हाफ डिस्टेंस पर हो गया, यानी C/2 बोलेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या कहा, ये जो एंगल है इसको अपने बोला था अल्फा, ये जो एंगल है इसको बोला था बीटा, और ये जो एंगल है इसको बोला था अपने गामा। क्लियर? और HCP में खास बात और होती है, अपने क्या कहा था, 2 आर्म इक्वल होती है, तीसरी आर्म क्या होती है, डिफरेंट होती है। अपन इस बात को प्रूफ करेंगे, ध्यान रखना, इसकी एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि 2 इक्वल कैसे, तीसरी डिफरेंट कैसे। तो इसमें क्या होता है, A और B दोनों इक्वल होती है, लेकिन C की डिस्टेंस लेंथ क्या होती है, इन दोनों से डिफरेंट होती है बेटा। क्लियर? एंगल की अगर अपन बात करें तो अल्फा और बीटा, अपन ने क्या कहा था, ये दोनों तो इक्वल होते हैं 90 डिग्री, लेकिन गामा वाला कितना होता है बच्चों, 120 होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है बेटा। अब अपन बात करें कौन सा एटम कितना पार्ट कवर करता है, तो अपन ने क्या कहा था, ये जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो क्या होता है, 1/6 पार्ट प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा था, कॉर्नर पर जो एटम है वो क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, नहीं बच्चों, ये कितना होगा, 1/6 पार्ट प्रेजेंट होगा। क्लियर? ठीक है। इस कॉर्नर एटम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको बेटा मैं इसको लिख रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कौन सा भी कॉर्नर एटम आप लिख सकते हो, ले सकते हो, ये वाला कॉर्नर एटम। क्लियर? ठीक है बेटा, ताकि ये क्लियर है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी दोबारा समझने के लिए। तो क्या कहा, कॉर्नर एटम क्या होता है, 1/6 पार्ट होता है। कैसे होता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने ये। क्लियर? ठीक है। ये जो फेस सेंटर एटम है ये कितना होता है बेटा, ये 1/2 पार्ट प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब क्या, आधा तो इस यूनिट सेल में और आधा दूसरी यूनिट सेल में होता है, दोनों में कॉमन होता है। क्लियर? और बॉडी सेंटर वाला ये तो क्या होता है बेटा, सेंटर के अंदर ही होता है, यानी स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है, तो ये क्या होगा, 1 पार्ट होता है। 1 पार्ट का मतलब है पूरा का पूरा क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है बेटा। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? चलो बेटा, यहां तक अपने बात की है। अब इस बात को दोबारा समझना, मैंने A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा ये सब कैसे बोले, तो समझना बेटा कैसे। जैसे मैंने क्या कहा था, ये मार्कर की कैप है। एक्चुअल में HCP में जो यूनिट सेल होती है, मैंने यूनिट सेल बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ध्यान है ना, यूनिट सेल की डेफिनेशन मैंने बोली थी क्या, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम मेनी टाइम रिपीटिशन ऑफ विच कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड एज यूनिट सेल। क्या कहा, किसी क्रिस्टल संरचना का वह सबसे छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, एकक कोशिका बोला जाता है। क्लियर? और मैंने क्या कहा था, जैसे एक वॉल का एग्जांपल लिया था, वॉल हो या बिल्डिंग हो, हमें पता है किसी वॉल का हमें फॉर्मेशन करना हो तो क्या, कई सारी जो ब्रिक होती है, ईंट होती है बेटा, उनको बार बार अरेंज करते नहीं करते, आगे पीछे दाएं बाएं बेटा बार बार ऊपर नीचे अरेंज करते जाते हैं, तो क्या कई सारी ब्रिक को एक साथ अगर अरेंज करते जाएंगे तो पूरी वॉल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, होगा। पूरी वॉल या बिल्डिंग को अगर अपन पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर माने तो क्या होगा, उसकी जो एक सिंगल ब्रिक होगी, सिंगल ईंट होगी, वो उसकी यूनिट सेल हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इसकी की अपन बात करें क्या,
पूरा जो सॉलिड होता है अपन को पूरे की स्टडी नहीं करनी है, क्या उसका सबसे छोटा पार्ट जो है यूनिट सेल, अपन उसकी स्टडी करके पूरे सॉलिड का आइडिया लगा सकते हैं कैसे होगा क्या होगा। क्लियर? देखो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, अब जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें यूनिट सेल कैसी होगी, हेक्सागोनल फॉर्म में होगी और पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो क्लोज पैकिंग यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शॉर्ट में बोला जाता है HCP। क्लियर? ठीक है, HCP में जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, कई सारी लेयर्स में होती है, कई सारी हेक्सागोनल लेयर में होती है। और ये कैसे होती है बेटा, इसमें जैसे मैंने क्या कहा, ये जो नीचे वाली लेयर है बेटा आपको ऐसे दिखाई दे रही है क्योंकि 2D में एक्चुअल में ये होती है, कैसे होती है 3D में इस टाइप से होती है। क्लियर? ऐसे ना होकर कैसे होती है, अच्छे से समझना बेटा, ऐसे ना होकर कैसे होती है, इस टाइप से होती है। क्लियर? ठीक है बेटा, फिर क्या होता है, ऊपर वाली लेयर आपको ऐसे दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में ऐसे ना होकर बच्चों कैसे होती है, ऐसे होती है। क्लियर? और ये जो मैंने क्या रखा, जो मार्कर की कैप है बेटा, ठीक है, इसको इन दोनों के बीच में रखा है, इस टाइप से होती है। मैंने क्या कहा, समझ में आया? अब अच्छे से समझना, ये जो मेरी पाम है बेटा इसको आप साइक्लोहेक्सेन टाइप से कंसीडर करो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन टाइप से कंसीडर करो। इसमें देखो एटम कैसे होता है, ये एक जैसे मान लो हेक्सागोनल लेयर होगी, ये इसके नीचे दूसरी लेयर होगी और ये दोनों का सेंटर पार्ट जिस पर एटम प्रेजेंट है। क्लियर? तो कैसे होगा समझना, ऊपर वाली जो लेयर है बेटा, देखो मेरा राइट हैंड है, ऊपर वाली लेयर आप मान सकते हो, ऊपर वाली लेयर के कॉर्नर पर 6 एटम हो गए, 6 कॉर्नर पर। क्लियर? ठीक है बेटा, फिर क्या हो गया, ये जो नीचे वाली लेयर है इसके 6 कॉर्नर पर 6 एटम हो गए। क्लियर? ठीक है बेटा, फिर अपन ने क्या कहा, ऊपर वाली लेयर का फेस सेंटर ये वाला रहा, बात समझ में आ गई, ये वाला रहा बेटा ऊपर वाली लेयर का फेस सेंटर, नीचे वाली लेयर का फेस सेंटर एटम, इन दोनों पर क्या होते हैं, फेस सेंटर पर एटम होंगे। क्लियर? और दोनों के बीच में, दोनों लेयर के बीच में, जैसे मैंने दोनों पाम के बीच में मार्कर की कैप रखी है, वैसे ही दोनों लेयर के बीच में जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर 3 एटम होते हैं बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? बात समझ में आ गई, कौन सा एटम कितना पार्ट कवर करता है, एक्चुअल में यूनिट सेल में कितना प्रेजेंट होता है, ये जरूर ध्यान रखना, लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा ABC इनकी बच्चों। देखो कैसे, जैसे इस लेयर की मैं बात करूं तो देखो इस पाम के रेस्पेक्ट में बात करूं बेटा तो क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है इसको मैं A मान लूं, मैंने क्या कहा, इस एक साइड की लेंथ को A मान रहा हूं, दूसरी साइड की लेंथ को मैं क्या B मान रहा हूं। बात को समझ रहे हो? ठीक है, और दोनों के बीच में जैसे ये मार्कर है बेटा, मैंने क्या कहा, मार्कर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है दोनों लेयर की, ये क्या हो गई, C हो गई। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या कहा, इधर जैसे मान लो A है, ये वाली B है, तो मार्कर क्या हो गया, C हो गया। क्लियर? ठीक है, अब क्या कहेंगे, ये जो इसकी लेंथ है बच्चों, क्या ये जो एज लेंथ है A है, इसका क्या होगा, C के साथ जो, बच्चा कहेगा सर C इसी को बोलेंगे क्या, ये सभी जो परपेंडिकुलर लेंथ है सभी क्या है बच्चों, C ही है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, सभी क्या है, C के बराबर ही है। बस आपको ऐसे डायग्राम बनाया तब ये इन दोनों की लेंथ ज्यादा लग रही है, इन दोनों की कम लग रही है, लेकिन एक्चुअल में सभी क्या, अगर ऐसे हो तो लेंथ चाहे आप यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, सभी इक्वल होगी। लेकिन ऐसे लेंथ ले तो यहां से अलग आएगी, सेंटर से अलग आएगी। यस और नो? तो एक्चुअल में ऐसे होता है तो सभी लेंथ क्या इक्वल ही है और सभी की लेंथ कितनी है, C है बच्चों। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या कहा, A जो आर्म है इसकी, A भुजा है, इसका C के साथ जो एंगल होगा वो है अल्फा, और ये हमें पता है कैसे होता है बेटा, अरे ऐसे अगर प्रेजेंट होगा तो 90 के एंगल पे होगा या नहीं होगा, होगा। तो A का C के साथ जो एंगल है वो है अल्फा, 90 डिग्री होगा। फिर इधर वाली B है, B का C के साथ जो एंगल होगा ये भी परपेंडिकुलर, तो ये होगा बीटा, ये भी 90, अल्फा और बीटा दोनों 90। बात समझ में आई क्या? C क्या है बच्चों, हेक्सागोनल की खुद की जो दोनों आर्म है, मैंने क्या कहा, हेक्सागोनल की खुद की जो दो आर्म है उनके बीच का एंगल, ये क्या है, गामा, जो कितना होता है, 120 होता है। समझ में आ गया? क्लियर? ये तो मैंने HCP की स्ट्रक्चर की बात की बेटा। क्लियर? ठीक है, फिर हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे इस पर बेटा, क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम, क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCP। मैंने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCP की फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने एटम चाहिए बेटा, 17 एटम चाहिए। यस और नो? ये ध्यान रखना, एक एक पॉइंट में जो लिखूंगा वो इस पर क्वेश्चन है बेटा। कैसे, टोटल 17 एटम्स कैसे हो गए, 6 तो इसके कॉर्नर एटम हो गए ऊपर वाली लेयर के, यस और नो, 6 नीचे वाली लेयर के बेटा कितने हो गए, 12, 2 फेस सेंटर एटम हो गए, कितने हो गए, 14, और 3 बॉडी सेंटर एटम कितने हो गए, 17 एटम। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट अपन ने क्या लिखा था बेटा, इफेक्टिव, क्या लिखा था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, इफेक्टिव नंबर ऑफ
एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी ये जो हमने यूनिट सेल बनाई है इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यानी इसका सिंबल होता है बच्चों Z, याद है ना। और Z को बच्चों कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हमें पता इसमें एटम कहाँ कहाँ है और उस एटम का कितना कितना पार्ट यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, बस इफेक्टिवली हमें लेना है। इफेक्टिवली का मतलब मैंने बताया था आपको, जैसे याद हो कैसे, कि ये जैसे मार्कर है बच्चों, ये जैसे मार्कर है बेटा, क्या इस मार्कर के ऊपर मान लो जैसे मार्कर क्या इस डस्टर के ऊपर रखा है, तो ये बताओ इस मार्कर का कोई भी पार्ट डस्टर के नीचे जा रहा है क्या, यानी डस्टर से बाहर जा रहा है क्या, ये सपोज लो डस्टर के अंदर प्रेजेंट है बेटा, क्लियर। तो क्या हो गया 100% ये इस डस्टर की यूनिट सेल के अंदर ही है, लेकिन मान लो आधा मार्कर बाहर लटक रहा है तो क्या होगा 50% डस्टर के अंदर है 50% बाहर है। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है। तो कौन सा एटम, कोई भी एटम हो चाहे कहीं पर भी हो, उसका कितना पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, यानी इसकी बाउंड्री के अंदर अंदर है, वो होगा उसका इफेक्टिव पार्ट। बात समझ में आ गई। तो देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम है बेटा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें Z है, हमें पता कॉर्नर पर एटम है, कॉर्नर वाला एटम कितना पार्ट कवर करता है 1/6 पार्ट, यानी एक एटम का 1/6 पार्ट यूनिट सेल के अंदर होगा, क्लियर। और ऐसे टोटल कितने हैं कॉर्नर वाले, अरे 12 एटम है बच्चों, 1/6 इसका 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 और 6 इनका, समझ में आ गया। एक का इतना पार्ट सभी सेम होंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, कॉर्नर वाले कितने 12, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर हमें पता कौन सा फेस सेंटर, फेस सेंटर वाला क्या होता है हाफ पार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों, कैसे 1/2 पार्ट होता है, तो देखो कैसे 1/2, और ऐसे फेस सेंटर वाले कितने हैं बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस बॉडी सेंटर वाला तो यूनिट सेल के अंदर ही होता है बेटा पूरा का पूरा, तो क्या होगा 1 पार्ट मल्टीप्लाई बॉडी के सेंटर पर कितने एटम होंगे 3 होंगे बेटा, क्लियर। इसको जब सोल्व करते हैं बच्चों तो अपने पास रिजल्ट कितना आया था, Z अपने पास आया था 6। ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, यानी इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है 6 आता है, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन ने बात कही थी क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN, याद है ना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अपन ने क्या देखा कि कोई एटम अपने चारों तरफ के कितने नेबर एटम के कांटेक्ट में होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है कांटेक्ट में होना, क्लियर। कोई एटम अपने आसपास के कितने एटम के कांटेक्ट में होगा वो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कैसे डिसाइड किया था। अब बच्चे के दिमाग में है सर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें तो एटम कई सारी पोजीशन पर है, कॉर्नर पर है, फेस सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर है, सर किससे करेंगे, तो जिसके रेस्पेक्ट में पैकिंग सबसे अच्छी आती है। कहने का मतलब है जो एटम सबसे ज़्यादा एटम्स के कॉन्टैक्ट में होगा उसी से कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करना है। और सबसे ज़्यादा एटम्स के कॉन्टैक्ट में कौन सा एटम होता है बच्चों, फेस सेंटर एटम, क्लियर। कैसे होता है बच्चों, देखो कल मैंने डायग्राम बना के बताया था कि जैसे एक साइक्लोहेक्सेन में बनाऊँ बच्चों, कैसे ये मान लो एक साइक्लोहेक्सेन में बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूँ बच्चों, इसके मान लो अरे साइक्लोहेक्सेन है, इसके फेस सेंटर पर एटम है या नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में मुझे आंसर देना है, क्लियर। तो एक्चुअल में कैसे होता है, इसके कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर पर 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 है, यस और नो। अब हमें पता है ये साइक्लोहेक्सेन है, ये मैंने बना दिया। इसके ऊपर 3 बॉडी सेंटर एटम कैसे होते हैं बच्चों, इस टाइप से होते हैं बेटा, क्लियर, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें पता है ऐसी कई सारी लेयर्स है, अपने तो ओनली एक ही यूनिट सेल ली है, एक्चुअल में हमें पता है ऐसी कई सारी लेयर होती नहीं होती है। तो ऐसे इसके नीचे जो लेयर होगी इसका भी साइक्लोहेक्सेन जो होगा बेटा इस टाइप से हेक्सागोनल लेयर होगी, इन दोनों के बीच में भी बॉडी सेंटर एटम होगा या नहीं होगा, अरे सीधी सी बात है बेटा। अपन ने जैसे कहा मान लो ये वाला नीचे वाली लेयर है बेटा, ये वाली लेयर जो मैं बोला हूँ इसके ऊपर ये लेयर है, इन दोनों के बीच में जो मार्कर की जो कैप है बेटा ये क्या इन दोनों के बीच में, वैसे ही इसके नीचे जो दूसरी लेयर होगी इन दोनों के बीच में भी 3 एटम होंगे या नहीं होंगे, होंगे बेटा, क्लियर, ठीक है। तो वैसे कई सारी लेयर्स होती है, तो इसके नीचे भी क्या होगा, जो नीचे वाला साइक्लोहेक्सेन होगा इन दोनों के बीच में जो बॉडी सेंटर एटम होता है वो भी 3 एटम है, क्लियर, ठीक है बेटा। और इस डायग्राम को मैंने क्या कहा था और इजी वे में मैंने कैसे बनाया था बेटा, समझना। एक्चुअल में जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है कि ये मान लो जैसे देखो इसे कैसे बनाते हैं, एक्चुअल में कैसे होता है समझना इस बात को। कल मैंने बनाया भी था बेटा,
एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होती है बेटा, कैसे होती है समझना। इनके सेंटर को अगर मैं मिला दूं, इस टाइप से सेंटर को मिला दूं, तो देखो आप समझ सकते हो कैसे होगा। क्लियर। मुझे कौन से एटम से आंसर देना है, इस एटम से मुझे आंसर देना है बेटा। क्लियर। देखो ये तो क्या साइक्लोहेक्सेन के सेंटर वाला एटम है, जैसे ये वाला रहा। क्लियर। और ये कौन से है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए, इसके कॉर्नर वाले एटम। क्लियर। ठीक है बेटा, ये तो मैंने एक साइक्लोहेक्सेन बनाया। अब ये 3 ऊपर बॉडी सेंटर एटम कैसे होते हैं, कल मैंने अलग कलर से बेटा इसको बनाया था, ध्यान हो तो आपको। कैसे, इस टाइप से क्या होते हैं, 3 जो बॉडी के सेंटर एटम होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं, यस और नो। और मैंने कहा था बेटा 3D का मतलब क्या है, इसके नीचे भी या ऊपर मान लो नीचे मान लो, ऐसे 3 एटम और होंगे बेटा। कैसे, जैसे ये मार्कर वाला मैंने एग्जांपल बताया, ये जैसे एक हेक्सागोनल लेयर है, इसके ऊपर मैंने जैसे रेड मार्कर से 3 एटम बना दिए, तो वैसे वैसे इसके नीचे भी होंगे या नहीं होंगे, होंगे बच्चों। 3D का मतलब ही क्या होता है, आपको पेपर पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअल में इसके ऊपर नीचे सेम लेयर ऐसी की ऐसी होगी। क्लियर। ये ऊपर वाली मान रहे हो 3 एटम की, तो इसके नीचे क्या 3 एटम की लेयर होगी। ये नीचे वाली लेयर मान रहे हो इस साइक्लोहेक्सेन के या हेक्सागोनल के, तो इसके ऊपर भी ऐसी लेयर होगी, यानी दूसरी साइड भी ऐसी की ऐसी लेयर है। समझ में आ गया। क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, यानी ये जो सेंटर वाला एटम है, ये जो सेंटर वाला एटम है, ये अपने चारों तरफ के जितने एटम के कांटेक्ट में होगा वही क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाएगा। क्लियर। कैसे बेटा, ये जो सेंटर एटम है देख सकते हो चारों तरफ कितने एटम के कांटेक्ट में है, 6 तो क्या हो गए हेक्सागोनल के कॉर्नर वाले हो गए, 3 ये वाले ऊपर की लेयर वाले, 3 नीचे की लेयर वाले, कितने हो गए 6 + 3 9, 9 + 3 कितना 12। क्लियर। ठीक है बेटा, वैसे देख सकते हो ये जो बीच में डॉट मैंने किया था, ये क्या 6 तो कॉर्नर वाले एटम, 3 जो रेड कलर से ऊपर की लेयर, और वैसे 3 नीचे की लेयर, तो क्या हो गया टोटल कितना हो गया बेटा 12 हो गया। समझ में आ गया। और जो एटम हमें पता है, कोई एटम अपने आसपास जितने एटम के कांटेक्ट में होता है वही तो क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर। कल बेटा मैंने सिंपल एग्जांपल से इसको बताया था, कैसे समझना। ये थोड़ा टिपिकल जरूर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इस बात को समझोगे बेटा तो बहुत इजी होगा। कैसे, सपोज करो सिंपल वे में समझना। कैसे, ये जो मार्कर की कैप है, इस मार्कर की कैप को मैं ये फेस सेंटर एटम मान रहा हूं, समझना बेटा। ये मार्कर की कैप को मैं क्या मान रहा हूं, ये फेस सेंटर वाला एटम है। क्लियर। अब देखो एक्चुअल में एटम कैसे होते हैं, कॉर्नर वाले। इस मार्कर की कैप को क्या मान लो, जैसे चारों तरफ मेरी फिंगर है बेटा, देखो फिंगर का टिप क्या, हर फिंगर का टिप एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एटम कौन से, कॉर्नर वाले। बात समझ में आई क्या। जैसे इस मार्कर को मैंने चारों तरफ से पकड़ रखा है बेटा फिंगर से, देखो ये तो 5 फिंगर है, एक बीच में और एडजस्ट कर दो बेटा, तो क्या हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे 6 एटम हो गए, नहीं हो गए, हो गए बच्चों 6, तो ये हो गए। बात समझ में आ गई। क्लियर। अब क्या होता है, जैसे मार्कर है, इसकी कैप है, इसके चारों तरफ 6 एटम तो है कॉर्नर वाले। अब देखो मेरे 3 फिंगर टिप है, मैंने क्या कहा, हर फिंगर टिप को एक एटम मानना है। क्लियर। ठीक है, ये 3 ऊपर के बॉडी सेंटर वाले एटम क्या होते हैं, इस मार्कर की कैप के मैंने ऊपर रख दिए। मैंने क्या कहा, ऊपर के 3 बॉडी सेंटर एटम क्या हुआ, इसके ऊपर रख दिए बेटा, 6 + 3 कितने हो गए 9। क्लियर। अब हमें पता नीचे भी लेयर होती है, नीचे भी लेयर होते हैं, तो नीचे भी 3 एटम होंगे, तो मार्कर क्या होगा, इनके ऊपर रख दिया। अब देखो बेटा, ये जो मार्कर की कैप है यानी फेस का सेंटर एटम है, ये कितने एटम के कांटेक्ट में, 3 तो नीचे के बॉडी सेंटर एटम और 3 ऊपर के बॉडी सेंटर एटम, ये इससे जुड़े हैं। ठीक है। और चारों तरफ कौन से 6 एटम, कौन से हेक्सागोनल के कॉर्नर एटम, तो 6 ये 3 ये और 3 ये, कितने हो गए बेटा 6 और 6 क्या हो गए कॉर्नर एटम। टोटल कितने एटम के कांटेक्ट में है, 12 एटम के कांटेक्ट में है। और ये जितने एटम के कांटेक्ट में होगा वही तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो क्या करेंगे, HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आती है बेटा 12 आती है। कैसे आती है, क्या आती है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कोई भी बच्चा बता सकता है फटाफट। साइड में चैट का ऑप्शन है बेटा, नए बच्चे भी बता सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। दृष्टि, हर्षिता, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, रोहित, शाहरुख, विनय, कोई भी दिक्कत हो बेटा बोलो फटाफट। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, कोई भी दिक्कत बता सकते हो। नए बच्चों की दिक्कत बता सकता है, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं फिर। प्रेक्षा, रोहित, कोई भी दिक्कत है बेटा, साइड में चैट का ऑप्शन है, स्क्रीन पे देखोगे आप, मोर के अंदर साइड में मोर का ऑप्शन है बेटा, मोर, नीचे स्क्रीन देखोगे साइड में मोर का ऑप्शन आएगा, मोर में चैट का ऑप्शन आप टाइप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है तो दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं।
चलो बेटा, यहाँ तक ठीक है बात, यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। चलो बेटा बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो तो ये अपने बात की जो HCP यूनिट सेल है, इसके अकॉर्डिंग बेटा अपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर। चलो बेटा वन बाय वन आगे बात करते हैं। बच्चा कहेगा सर इसको क्यों नहीं बुझाना, इसको क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि बेटा ये अपने काम आएगा, ये स्ट्रक्चर बनाने का पर्पज यही था। क्या अब जो अपन कई सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर होगी बेटा। क्लियर। कैसे बेटा, समझना, समझते जाना अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, रिलेशन बिटवीन, क्या कहा, रिलेशन बिटवीन R एंड ABC। क्या कहा, रिलेशन बिटवीन R एंड ABC। R का मतलब यहां पर क्या है बेटा, ध्यान है ना, R क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम, यानी इसकी अलग अलग पोजीशन पर जो एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर पर है, फेस सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर है, जो अलग अलग पोजीशन पर जो एटम जो डॉट की फॉर्म में हमने बनाए हैं उनकी रेडियस है बेटा। क्लियर। ABC क्या है, जो इसकी अलग अलग क्या है, एक्सिस है या एज लेंथ है, ये A है, ये B है, ये C है। क्लियर। तो ABC का तीनों के साथ रिलेशन, यानी R के साथ रिलेशन क्या होगा, इन तीनों का। बच्चा कहेगा सर ये क्या सीन है, क्या हमने SCC BCC FCC पढ़ा था, उसमें तो सिर्फ आपने लिखा था R का A के साथ रिलेशन, R का A के साथ रिलेशन इसलिए लिखा था बेटा। SCC BCC FCC इन सब में यूनिट सेल कैसी होती है, क्यूबिक होती है, घनीय होती है, यस और नो। और क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एक्सिस इक्वल होना, ABC तीनों ही इक्वल होती है, तीनों इक्वल होती है, मतलब ABC की तीनों की जगह A मान सकते हैं, यस और नो। तो सीधा R का A के साथ ही रिलेशन आ जाता है। लेकिन हमें पता है इसमें तीनों एक्सिस क्या है, ABC अलग अलग होती है। हाँ, A और B की लेंथ वैल्यू इक्वल होगी, कैसे होगी ये भी अपन बताएंगे, लेकिन C अलग होती है तो ध्यान रखना रिजल्ट अलग आएगा बेटा। क्लियर। चलो समझते जाना, R का A B और C के साथ क्या रिलेशन आता है बेटा। सबसे पहले जैसे मान लो एक मैं हेक्सागोनल लेयर को कंसीडर कर रहा हूं, समझना बच्चों अच्छे से, कि मान लो एक हेक्सागोनल लेयर में ले रहा हूं। कैसे ले रहे हैं बेटा, जैसे मान लो ये है, डाटा 1% भी रटने की जरूरत नहीं है बेटा। कैसे, ये मैंने हेक्सागोनल लेयर ली है। क्लियर। ठीक है बेटा। अब हमें पता है इस हेक्सागोनल लेयर में कैसे होता है कि इसके कॉर्नर पर एटम होगा और फेस के सेंटर पर एटम होगा, यस और नो। क्लियर। ठीक है बेटा। अब हमें पता, हम ऐसे बनाते जरूर है डॉट डॉट से, लेकिन हमें पता कंप्लीट एटम जो होता है, साप्ता परमाणु जो होता है बेटा, वो कैसे होता है। इस कॉर्नर एटम की मैं बात करूं, ये कॉर्नर एटम एक्चुअल में कैसे होगा, हम टाइम बचाने के लिए डॉट की फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन कंप्लीट एटम साप्ता परमाणु कैसे होता है, ऐसे होता है बेटा। ध्यान है ना। क्लियर। ये जो कॉर्नर एटम होगा ये कैसा होगा बेटा, ये कंप्लीट एटम बनाए तो ऐसे होता है। क्लियर। ठीक है। और ये जो एटम होता है बेटा, ये वाला कैसे होगा, इस टाइप से होता है। क्लियर। अरे अभी मैंने छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बनाया था, देखा होगा, सभी एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में होते नहीं होते, होते। वैसे ये एटम, ये एटम, ये एटम सेंटर पर, फिर ये एटम ऐसे होते हैं बेटा। क्लियर। ठीक है बेटा। अब अपन बात करें, जैसे इससे मैं कंपेयर करूँ, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, A है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक B है, यस और नो। क्लियर। और अगर R की टर्म में लिखे, इस एटम की रेडियस कितनी, R, इसकी कितनी बेटा, R, इस एटम की रेडियस कितनी, R, और इसकी ये वाली रेडियस कितनी, R, यस और नो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो A किसके इक्वल है बेटा, R प्लस R यानी 2R, B किसके इक्वल है, R प्लस R यानी 2R। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A बराबर B बराबर क्या हो गया, 2R, यस और नो। अरे क्या कह सकते हैं, A और B हमें पता है, A की जो डिस्टेंस लेंथ होगी वो भी क्या, दोनों की रेडियस के इक्वल होगी, R प्लस R। B की जो लेंथ होगी वो भी इन दो एटम की रेडियस के बराबर, R प्लस R के बराबर होगी। तो A और B दोनों बराबर हुए नहीं हुए, दोनों ही किसके बराबर आते हैं, 2R के बराबर आते हैं बेटा। क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, R बराबर क्या हो जाएगा, A/2, या फिर क्या लिख सकता हूँ, B/2। समझ में आ गया। क्लियर। यस और नो, ध्यान रखना बेटा। क्लियर। चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना है। अब अपन बात करें बच्चों C के लिए, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या होती है, कैसे होना समझना। सबसे ज़्यादा बच्चा गलती करता है C के अंदर ही। कैसे करता है बेटा, समझना अच्छे से। नॉर्मली देखो C एक्चुअल में है क्या, अब इस बात को अच्छे से समझना बेटा। कैसे, एक्चुअल में C क्या होती है, दोनों लेयर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दोनों हेक्सागोनल लेयर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हिंदी में कहूँ तो दोनों षटकोणीय परतों के बीच में, यानी षटकोणीय परतों के बीच की लंबवत दूरी। बात समझ में आई क्या, इस टाइप से, जैसे हमने मार्कर से लिखा बेटा इसको। कैसे,
ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, मार्कर की लेंथ के इक्वल। क्लियर। वैसे ही बच्चों सी क्या है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। इसको मुझे आर की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मैंने क्या कहा, अपन डॉट की फॉर्म में एटम बनाते जरूर है, लेकिन कंप्लीट एटम तो कैसे होते हैं, अब ये स्ट्रक्चर वैसे अपने काम नहीं आएगी, तो इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग इसमें कर सकता हूं। कैसे, ये वाला एटम एक्चुअल में ऐसे होता है, इस टाइप से होंगे बेटा। ठीक है, क्या होंगे, ये वाला एटम ऐसे होगा, ये वाला एटम ऐसे, इस टाइप से होते हैं कंप्लीट एटम जो होंगे। तो एक्चुअल में सी क्या होता है, एक्चुअल में जो सी होता है बेटा वो क्या, इसके सेंटर से डिस्टेंस के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, अरे कंप्लीट सी क्या होगा, ये जो एटम है इनकी और इनके सेंटर की डिस्टेंस। ओके। अब देखो बच्चा कितनी भयंकर मैथमेटिक्स लगाता है बेटा। कैसे, बच्चा क्या कहेगा, और ये तीन जो बॉडी सेंटर एटम है इसको मैं थोड़ा एडिट कर रहा हूं बेटा। इसको एडिट कैसे कर रहा हूं, इसको मैं इस टाइप से बना रहा हूं। बच्चा कहेगा दो ही एटम सर कैसे, तीसरा एटम कहां गया, तीसरा एटम इनके पीछे है। समझने वाली बात, क्या कहा आपको बोर्ड पे देखो, 3 फिंगर टिप देखना बेटा, आपको बोर्ड पे 3 एटम ऐसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मैंने कल क्या कहा था लास्ट लेक्चर में, एक्चुअल में तीनों एटम ऐसे ना होकर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। समझ रहे हो ना, अरे हॉरिजॉन्टल होते हैं। समझ में आया बेटा। तो मैंने क्या कहा, तीनों एटम ऐसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसे ना होकर कैसे होता है, ऐसे होता है। क्लियर। तो मैंने 2 एटम बनाए। बच्चा कहेगा सर तीसरा एटम कहाँ गया, तीसरा एटम ये रहा बेटा। समझ में आ गया, इन दोनों के पीछे है बेटा। समझ में आ रहा है। क्लियर। ठीक है। बच्चा कहेगा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा, एक्चुअल में सी क्या होता है, एक्चुअल में सी है बेटा यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। अच्छे से समझना, एक्चुअल में सी क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, सी होती है दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। बच्चा कहेगा सर अच्छा सर ये होता है। तो अब देखो बच्चा कितने भयंकर मैथमेटिक्स लगाएगा। इसका मतलब इस वाले एटम की मुझे रेडियस काम में लेनी है, क्योंकि सेंटर से मैं डिस्टेंस लूंगा तो आधी डिस्टेंस तो इधर आएगी। इसका मतलब ये तो काम में नहीं लेनी। अगर सेंटर से डिस्टेंस लूंगा यहां से लेकर यहां तक है, तो ये क्या आएगी, इस एटम की रेडियस यानी आर हो गया। ठीक है। और इस एटम की भी रेडियस आएगी, ये भी क्या हो गया, आर। आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। और ये बीच वाला एटम है, ये तो कंप्लीट एटम काम में आएगा, साप्ता परमाणु काम में आएगा। तो r प्लस आर यानी इसका डायमीटर काम में आए तो कितना हो गया, 2r। तो बच्चा क्या कहेगा, r 2r प्लस 2r यानी कितना होगा सर, 4r होगा क्या, नहीं बेटा। मैंने क्या कहा, फिर सुन लेना इस बात को। बच्चा क्या सोचता है कि सर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, तो इसकी रेडियस r प्लस आर 2r, और इसका डायमीटर यानी 2r ये हो गया, तो क्या होगा सर 4r कर दूं क्या, नहीं बेटा। एक्चुअल में इसकी डिस्टेंस 4r नहीं होती। मैंने क्या कहा, इसकी डिस्टेंस 4r नहीं होती। तो पहली बात तो मैं क्या कहूंगा, इसकी जो डिस्टेंस आती है वो क्या, यानी c इक्वल टू 4r अपन कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा गलत है। ये जो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ओके। इसका मतलब एक्चुअल में c क्या होगा, लेस देन 4r, यानी ऐसा बोले c 4r के इक्वल होगा क्या, रॉन्ग है, c 4r के इक्वल नहीं होता। बच्चा कहेगा सर कितना होता है, तो ये cr से थोड़ा कम होता है, तो लेस देन 4r ये करेक्ट है। क्लियर। ठीक है। और एग्जैक्ट कितना होता है, तो होता है c इक्वल टू 4r मल्टीप्लाई बाई 2/3 का अंडर रूट। मैंने क्या कहा, c इक्वल टू क्या होता है, 4r ना होकर कितना होता है बेटा, 4r मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2/3। बच्चा कहेगा सर कैसे, 4r से थोड़ा सा कम, लेकिन 4r से थोड़ा सा कम होता क्यों है, इसका रीजन समझना। एक सिंपल सी बात बताना बेटा, जैसे मैंने ये बनाया, मैं 3-4 टिपिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जटिल संरचनाएं बना रहा हूँ बेटा। ठीक है। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों देखो, अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डिस्टेंस पूछूं r के टर्म में, तो बच्चा क्या कहेगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, अरे 2r होगी या नहीं होगी, यस और नो। सीधी सी बात है, दोनों एटम एक दूसरे के, ये बेटा मेरी कलाकारी है, दोनों एटम आपको छोटे बड़े लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इक्वल साइज के हैं। क्लियर। तो इसकी रेडियस दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2r होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। क्लियर, नो डाउट 2r होगी। लेकिन मैं दूसरी स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो आप बता सकते हो कैसे। अब मैंने ये बना दिया, अब मैं बोलूँ बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, फिक्स वही कंडीशन है बच्चों, अभी भी सभी एटम की रेडियस क्या r ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये बताओ, ये लेस देन 2r होगी या नहीं होगी, 2r से थोड़ी कम होगी। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अब एटम, इसमें तो देखो बेटा ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 2r के बराबर है, लेकिन ये 2r से थोड़ी कम है। एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, इसमें तो एग्जैक्ट एटम के ऊपर एटम था, क्या कहा, इसमें तो एटम
एटम के एग्जैक्ट ऊपर एटम था, लेकिन इसमें एटम के ऊपर एटम है क्या? नहीं, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में एटम नहीं है। एग्जैक्ट कहाँ है बेटा? दोनों एटम का जो फ्री स्पेस है वहां पर एटम प्रेजेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है, इनके सेंटर के बीच की, ये 2r ना आकर उससे थोड़ी कम आएगी। ओके, कैसे बेटा? सिंपल वे में समझना। कैसे? जैसे मान लो मेरी फिंगर है, सपोज करो मैं बोल दूं 10 सेंटीमीटर है बेटा। ओके, तो 10 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर मैंने दूसरी फिंगर रख दी सेम डिस्टेंस की, सेम लेंथ की, तो क्या हो जाएगा? मैं बोलूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? बच्चा कहेगा सर दोनों फिंगर की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 10 + 10 यानी 20। अरे नो डाउट होगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसके ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन में क्या कहूँगा, ये 2 फिंगर है बेटा, ठीक है, ये 2 फिंगर मान लो बराबर लेंथ की, इनके बीच का जो स्पेस है इसमें मैंने तीसरी फिंगर रख दी, तो क्या होगा? अब मैं बोलूँ बेटा इस फिंगर के एंड से इस फिंगर के एंड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बच्चा कहेगा सर 10 + 10 20 होगी क्या? 20 से थोड़ी सी कम होगी बेटा। क्यों? अब फिंगर एग्जैक्ट फिंगर के ऊपर प्रेजेंट ना होकर क्या इनके बीच के फ्री स्पेस में प्रेजेंट है। समझ में आ गया? यानी बीच के फ्री स्पेस में है तो टोटल डिस्टेंस 10 + 10 20 ना आकर उससे थोड़ी सी कम आएगी बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? एग्जैक्ट यही पोजीशन होती है। समझ में आ गया? जैसे ये वाली जो कंडीशन है इसमें तो एग्जैक्ट 2r होगा, लेकिन इसमें एग्जैक्ट 2r नहीं होगा, 2r से थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि बीच के फ्री स्पेस में क्या होता है? एटम प्रेजेंट है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ प्रेजेंट होता या यहाँ प्रेजेंट होता तब तो टोटल रेडियस काम में आती 10 + 10 20, लेकिन अब जो बीच के फ्री स्पेस में थोड़ी रेडियस इसमें एडजस्ट होगी तो क्या होगा बेटा? 2r से कुछ कम आएगी। क्लियर? अब बात करते हैं अपनी इसके अंदर HCP में एक्चुअल में क्या होता है? HCP में एक्चुअल में ये होता है बेटा, ये तो मैं 2 एटम कौन से बना रहा हूं? एक्चुअल में बॉडी सेंटर वाले एटम है बेटा। ये 2 एटम कौन से हैं? बॉडी सेंटर एटम है। समझना, ये कौन से एटम है बेटा? बॉडी सेंटर एटम। ये बॉडी सेंटर एटम है। बात समझ में आई क्या? इनके ऊपर का जो फ्री स्पेस है, यहाँ पर मैंने एटम रखा है, यहाँ पर मैंने एटम रखा है। बात को समझ रहे हो? ये एटम कौन सा है बेटा? अपर साइड। मैंने क्या कहा? ये कौन सा है? अपर साइड फेस सेंटर एटम। क्या कहा? अपर साइड फेस सेंटर एटम। अपर साइड फेस सेंटर एटम कौन सा? ये वाला बेटा। क्लियर? ठीक है। ये कौन सा है? लोअर साइड। ये कौन सा है? लोअर साइड फेस सेंटर्ड एटम। लोअर साइड फेस सेंटर्ड एटम है बच्चों। क्लियर? और ये कौन से बीच में जो मैंने बनाया है? 2 बॉडी सेंटर एटम है। 2 क्यों बनाए? तीसरा इनके पीछे जो दिखाई नहीं देगा, पीछे से देखेंगे बेटा। क्लियर? ठीक है। अब बात करें, मुझे C चाहिए। C क्या होगा बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैं कहूँ बेटा ये क्या आएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बात करूँ तो ये बताओ, इसकी रेडियस, इस बीच वालों का डायमीटर 2r और इसकी रेडियस यानी r 2r और प्लस r यानी 4r होगा क्या? नहीं। ये डिस्टेंस क्या आएगी बेटा? ये डिस्टेंस एग्जैक्ट 4r आ सकती है क्या? नहीं। लेस देन क्या आएगी? 4r आएगी। और कितनी आएगी? प्रैक्टिकली ये वैल्यू आती है 4r × √2/3। लेकिन कैसे आती है? एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है बता सकता है बेटा? फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। कोई भी दिक्कत है बोलो फटाफट फटाफट। तो ABC का R के साथ रिलेशन क्या होता है बेटा? तीनों रिजल्ट मैंने लिखे हैं। ब्लॉक इसलिए कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा डायरेक्टली ऑप्शन मिलता है, न्यूमेरिकल भी हमारे काम आता है, और ये आपके शॉर्ट नोट टाइप से है। ये चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है। कर लिया बेटा? चलो, और कोई दिक्कत किसी बच्चे के? कोई भी दिक्कत? चलो बेटा आगे बढ़े जिंदगी में। तो ये अपने क्या कहा? रिलेशन ऑफ आर, यानी रिलेशन ऑफ आर बिटवीन आर एंड ABC। आर का A और BC तीनों जो एज लेंथ होती है, लेंथ होती है, इन तीनों के साथ क्या रिलेशन आता है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर मैंने अभी भी बना रखी है बेटा, इसको नहीं बुझाना है मैंने, क्योंकि मैंने क्या कहा? HCP का जो रिजल्ट आएगा बच्चे के दिमाग में आइडिया होना चाहिए सर ये कैसे हो रहा है। क्लियर? ठीक है। तीसरा देखते हैं बच्चों, क्या तीसरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या कहा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल का वॉल्यूम। बच्चा कहेगा सर इसमें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत है बेटा। क्यों? बच्चा कहेगा सर पीछे अलग से क्यों नहीं कैलकुलेट किया? तो पीछे वाली यूनिट सेल तो हमें पता कैसी थी? SCC BCC FC सभी क्या क्यूब थी बेटा, और क्यूब में तीनों एक्सिस इक्वल होती है। वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है? एक लेक्चर पीछे जैसे मैंने एक पैकिंग एफिशिएंसी में बार बार मैंने नाम लिया था, एक होता है एरिया, एक होता है वॉल्यूम। एरिया का मतलब क्या होता है?
2D में जो कवर्ड पार्ट होता है वो तो क्या होता है बेटा, एरिया, 2D 2 एक्सिस। लेकिन 3D में जो कवर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है बेटा। कैसे, मैंने क्या कहा, 2D में कवर पार्ट होता है वो तो क्या होता है, एरिया, और 3D में होता है उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। बचपन में 10th तक की मैथमेटिक्स में अपन कई जगह फॉर्मूले काम में लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ तो एरिया हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। सिंपल सी बात है। जैसे आज आपके लिए बेटा एक बॉक्स और मंगाया समझने के लिए, कैसे समझना बेटा, आपसे बोले इस बॉक्स का एरिया क्या होगा तो बच्चा क्या कहेगा, सर ये मान लो A है और ये वाली B है और परपेंडिकुलर वाली C है, तो A मल्टीप्लाई बाय B, सीधी सी बात है, यस और नो। मैं कहूँ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब क्या, 3D में कवर पार्ट, यानी तीनों एक्सिस काम में आनी चाहिए। अगर मैंने बोला इसका एरिया क्या होगा तो बच्चा क्या कहेगा, सर 2D में कवर पार्ट, 2D मतलब दो ही एक्सिस काम में लूंगा, एक ये, तो A मल्टीप्लाई बाय B। बात समझ में आ गई। लेकिन वॉल्यूम बोलूँ तो 3D में कवर पार्ट, 3D में कवर पार्ट यानी A, B और ये C तीनों काम में लेना है। क्लियर। तो पहली बात तो बच्चों देखो, अरे सीधी सी बात, तो वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है 3D में कवर पार्ट। ओके, तो जैसे बॉक्स वाला मैंने एग्जांपल बताया, तो सिंपल सी बात है, पीछे की जो तीनों यूनिट सेल है बेटा क्यूब की फॉर्म में थी, SCC, BCC, FCC, और क्यूब की तीनों एक्सिस इक्वली तो होती है, ABC तीनों इक्वल होती है, तो सीधा अपन ने लिख दिया था V = A क्यूब, याद है ना। लेकिन इसमें तीनों एक्सिस ABC अलग अलग है या नहीं है बेटा। तो इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करना। ओके, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, समझना। तो पहली बात तो मैं क्या कह सकता हूं, वॉल्यूम का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैं लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम इक्वल टू क्या कहूंगा, एरिया ऑफ बेस। मैंने क्या कहा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई क्या कहूंगा बेटा, परपेंडिकुलर हाइट। मैंने क्या कहा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर हाइट। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, अरे वॉल्यूम का सिंपल सा मीनिंग ही क्या है, तीनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। एरिया की बात करें दो एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम की बात करें तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ बेस, यानी बेस मतलब क्या, एक जैसे बेस मान लो, ठीक है। इसका एरिया कैसे करूंगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये। क्लियर। तो ये तो एरिया आ गया बेटा इसके बेस का। फिर परपेंडिकुलर हाइट यानी तीसरी एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें पता है बेटा परपेंडिकुलर हाइट की अपन बात करें तो क्या करेंगे, तीसरी एक्सिस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने क्या कहा था, ये A है, ये वाली B है, ये वाली C है, तो A मल्टीप्लाई बाय B, क्या कहा, ये एक्सिस A और B हो गई, इनको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, C से, तो ओनली A और B को मल्टीप्लाई करूं तो बेस का एरिया आ जाएगा। और तीसरी जो एक्सिस है C से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा नहीं आएगा, आएगा। यही काम तो मैंने ऐसे किया है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। यानी बेस का एरिया कैलकुलेट करके परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है, यानी बेस का एरिया। इसका बेस कैसा है बेटा, ये हेक्सागोनल लेयर, समझ में आ गया। और परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है बेटा, ये C, समझ में आ रहा है। यानी मेरे पास अगर इस हेक्सागोनल लेयर का एरिया अगर आ जाए तो परपेंडिकुलर हाइट यानी C से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से अगर यूनिट सेल के मैं वॉल्यूम यानी V की मैं बात करूं बेटा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को शॉर्ट में सीधा लिख रहा हूं मैं V का मतलब क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब बेस कौन है, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, यानी ये जो हेक्सागोनल है इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट क्या है बेटा, C है। क्लियर। इसका मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस हेक्सागोनल का एरिया कैलकुलेट करना। ओके, चलो बेटा वो कैसे करते हैं समझना अच्छे से। हेक्सागोनल का एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ समझना बेटा अच्छे से इस बात को। तो सबसे पहले हेक्सागोनल बना रहा हूँ, चलो बेटा, ठीक है। ये मैंने हेक्सागोनल बना लिया। ओके, अब बच्चों देखो हेक्सागोनल में हमें पता है यहाँ एटम होता है, यहाँ होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, कॉर्नर पर होता है और बॉडी के सेंटर पर भी होता है, नहीं होता, होता है बेटा। क्लियर, ठीक है। अब अपन क्या करें बच्चों, देखो ये जो हेक्सागोनल है यहाँ पर मैं क्या एक ट्राइगोनल बना रहा हूँ बच्चों, देखो इन दोनों कॉर्नर से, समझ में आ रहा है बेटा। क्लियर, ये मैंने ट्राइगोनल बना लिया। ओके, ठीक है बेटा। अगर देखो आर की टर्म में मैं बात करूं, मैंने क्या कहा, आर की टर्म में मैं बात करूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 2r। अरे सीधी सी बात है, देख सकते हो बेटा r प्लस r, इस एटम की रेडियस इस एटम की रेडियस 1 के बराबर, याद है ना। क्लियर, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2r होगी बेटा। इस एटम की रेडियस इस एटम की रेडियस दोनों मिलकर 2r होगी बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ट्राइगोनल को A, ये सेंटर पार्ट है, O ये है बेटा B। बात समझ में आई क्या। और बीच में एक मैं परपेंडिकुलर बना दूं, अच्छे से समझते जाना मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ P, अच्छे समझते जाना बेटा, रखने की जरूरत नहीं
नहीं है। कैसे? ठीक है बेटा, अब देखो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है बेटा, इसको मैं x बोल रहा हूं, अरे किसको मैंने x बोला है, समझ रहे हो ना? अंधे बच्चों को क्या करना है, जूम करके देखना बेटा, जिनको दिखाई नहीं दे रहा हो। ठीक है बेटा, a से p तक की जो डिस्टेंस है कितनी होगी, r होगी या नहीं होगी? p से b तक की है वो भी कितनी होगी, r। अरे सीधी सी बात है, टोटल लेंथ अगर 2r है तो उसकी हाफ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक r, ये भी कितना, r। क्लियर? अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं बेटा, किसके लिए, फोर क्या करूंगा, ट्राइगोनल, किसके लिए, AOP। मैंने क्या कहा, जो AOP ट्राइगोनल है, AOP, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम मैं लगाऊं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x क्या आएगा बेटा, x मैं क्या कर सकता हूं, 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यस और नो। अरे कैसे बेटा, a और p को अगर मैं AP को क्या मानूं, बेस मानूं बेटा, और क्या ये मान लो जैसे x क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया OP, तो a और o क्या हो गया, हाइपोटेनस हुआ नहीं हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर x किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। क्लियर? तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यानी 3r स्क्वायर का अंडर रूट, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 3r। समझ में आया कैसे किया, यस और नो? क्लियर बेटा, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई बेटा। अब मैं क्या लिखूंगा, एरिया, यानी एरिया ऑफ, किसका एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं मैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइगोनल AOB। मैंने क्या कहा, एरिया ऑफ ट्राइगोनल AOB, इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं देखो बेटा क्या करूंगा, अरे ट्राइगोनल का एरिया होता ही क्या बेटा, यानी क्या करेंगे, यानी ट्राइगोनल का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है बेटा, 2r मल्टीप्लाई बाई 2r मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट इसकी कितनी है, x बेटा, यस और नो। अरे बेस ट्राइगोनल का एरिया क्या होता है, ध्यान है ना, इसका फॉर्मूला यही लगाया बेटा अपने। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या करूँगा बेटा, 2 से 2 को उड़ा दूँ, r मल्टीप्लाई बाई x मेरे पास क्या है, अंडर रूट 3r। अरे समझ में आ रहा है, यस और नो? तो एरिया ऑफ ट्राइगोनल AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल मेरे पास कितना आ गया बेटा, अंडर रूट 3r स्क्वायर। समझते जाना कैसे कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, समझ में आ गया। लेकिन देखो ये तो मेरे पास क्या, ट्राइगोनल AOB का एरिया आ गया, AOB का एरिया आया है, मुझे किसका एरिया चाहिए था, एरिया ऑफ हेक्सागोनल। बच्चों एक बात बताओ, हमें पता है ये जो हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल में क्या होता है बेटा, 6 कॉर्नर होते हैं, 6 ही आर्म होती है, 6 भुजाएं होती है। क्लियर? तो कैसे, ये जो एक आर्म मैंने मानी है AB, इसका मैंने क्या किया, सेंटर के रेस्पेक्ट में एक ट्राइगोनल बना के इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही इसकी जो टोटल 6 आर्म होगी, कैसे, जैसे ये वाली आर्म थी वैसे ये 2, 3, 4, 5, 6 सभी को सेंटर से अगर मिलाऊं तो सेम ट्राइगोनल बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे। तो मेरे पास एरिया कैलकुलेट करने के, पूरे हेक्सागोनल का एरिया कैलकुलेट करने के 2 मेथड है बेटा। क्या, एक तो क्या करूं, हर आर्म से मैं एक ट्राइगोनल बनाऊं और सभी का एरिया कैलकुलेट करूं और सभी को मैं सम कर दूं बेटा। क्लियर? सभी को ऐड कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, एक ट्राइगोनल जो मैंने बनाया है उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमें पता हेक्सागोनल है, सभी एंगल सभी आर्म इक्वल होते नहीं होते। तो एक आर्म से जो ट्राइगोनल बना है उससे का एरिया ये आ रहा है, तो टोटल 6 आर्म से जो एंगल जो ट्राइगोनल बनेंगे उनका एरिया हमें पता इक्वल आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। तो एक ट्राइगोनल से जो एरिया आया है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पता है टोटल हेक्सागोनल का एरिया आएगा या नहीं आएगा, आएगा बेटा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ गया? क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, यानी हेक्सागोनल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाई, एक का कितना रहा था बेटा, अंडर रूट 3r स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, 6 अंडर रूट 3r स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं, इसका मतलब समझ गए होंगे, आगे काम भी आएगा और क्या क्वेश्चंस में भी हमारे काम आएगा। हेक्सागोनल का एरिया आ जाए डायरेक्टली लिख देना 6 अंडर रूट 3r स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर? इसका मतलब क्या, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना था बेटा। देखो अब अपने पॉइंट पर मैं आता हूं, वॉल्यूम एरिया ऑफ हेक्सागोनल मेरे पास कितना आ गया बेटा, 6 अंडर रूट 3r स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट यानी c की वैल्यू अभी अपने देखी है 4r अंडर रूट 2/3, यस और नो? क्लियर? अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मैं उड़ा दूं बेटा, तो देखो क्या बन गया, v इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया, 24r स्क्वायर, और r कितना हो गया बेटा, और साथ में अंडर रूट 2 है या नहीं है, 24 अंडर रूट 2r क्यूब। समझ में आ गया? ये इसके वॉल्यूम होता है HCP यूनिट सेल का, 24 अंडर रूट 2r क्यूब। लेकिन मैंने कैसे किया, किस बच्चे को समझ में नहीं आया बता सकता, फटाफट बोलो बेटा। बड़े ही इजी वे में मैंने मैथमेटिक्स यूज करते हुए एक्सप्लेन किया है, इसका ये वॉल्यूम कैसे आता है, फटाफट बताओ।
कोई भी दिक्कत है बच्चा बता सकता है, फटाफट बोलो बेटा और स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया? कोई भी दिक्कत है बेटा बता सकते हो। बच्चा कहेगा सर ये क्यों बुझान दिया अभी डायग्राम? बस बेटा जितने हमें ज़रूरत थी इस डायग्राम का, हमारा काम हो गया, अब हमें इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फटाफट बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? फिर आगे डिस्कस करते हैं। कोई सी भी वैल्यू कैसे आती है, कैसे समझना है, समझने में कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज़ कैसे हुई सर, क्या हुई, साइड में मैसेज कर सकता है। अंधे बच्चों को चैट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, जूम करके देख सकते हो बेटा आप कैसे करना, क्या करना। यहाँ तक कोई दिक्कत? फटाफट फटाफट। प्रेम स्वामी नो सर। विनय बंसीवाल ठीक है। करीना अच्छे से समझ में आ गया। सोहेल क्लियर है, वेरी गुड बेटा। कुमकुम अंधे बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक, बाकी कुछ नए बच्चों का रिप्लाई भी नहीं आ रहा बेटा। शाहरुख कहाँ गया? ठीक है शाबाश, अंधे बच्चों का रिप्लाई भी आ गया। हर्षिता, प्रेक्षा, रोहित, शाहरुख कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा? थोड़ा सा टिपिकल जरूर है लेकिन इजी वे में समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों एचसीपी यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे होती है बेटा। ओके चलो बेटा, तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। किसकी अपने बात की है बेटा कि इस यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे होती है। पैकिंग एफिशिएंसी अपने पीछे वाले लेक्चर्स में एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन की कि इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बेटा। ठीक है, पैकिंग का मतलब ही क्या होता है, पूरी यूनिट सेल का कितना पार्ट एटम से कवर है। मैंने क्या कहा, अरे पूरी यूनिट सेल का कितना पार्ट एटम से कवर है, क्योंकि हमें पता है अलग अलग जो यूनिट सेल्स होती है उसमें हर जगह पर एटम प्रेजेंट हो। जरूरी है क्या? अरे बीच में थोड़ा थोड़ा फ्री स्पेस होता है, नहीं होता? होता है। जैसे क्लास में मान लो बच्चे प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो क्या होगा, क्लास पूरा का पूरा भले ही चाहे मान लो हर सीट पर बच्चा प्रेजेंट हो, फिर भी दो बच्चों के बीच में कुछ फ्री स्पेस होता है, नहीं होता? चाहे शोल्डर्स के बीच में मान लो, कहीं भी मान लो बेटा, तो क्या होगा, दो बच्चों के क्या होगा, बीच में थोड़ा थोड़ा फ्री स्पेस तो जरूर होता है बेटा। वैसे ही चाहे पैकिंग कितनी भी अच्छी हो तो भी क्या होगा, एटम के बीच में थोड़ा थोड़ा फ्री स्पेस तो रह ही जाता है। तो ओवरऑल पूरी यूनिट सेल में वो कितना फ्री स्पेस होता है बेटा, उसको बोलते हैं क्या, फ्री स्पेस। और टोटल पार्ट में कितने में एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या होगी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। यानी पूरी यूनिट सेल का जो एरिया या वॉल्यूम है उसका कितना पार्ट एटम से कवर है बेटा। क्लियर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको याद है बच्चों, अपन ने लिखा था पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, Z मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, बच्चे कहेंगे सर ये कैसे, तो सीधी सी बात, अपन ने क्या कहा था, V मतलब यूनिट सेल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है। एटम को स्फेरिकल फॉर्म में मानेंगे, कुछ नहीं बोले तो अपन 3D में स्टडी करेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या कहा, 3D में हमें पता है एटम को स्फेयर की फॉर्म में मानते हैं। एक स्फेरिकल एटम है उसका वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई r क्यूब। और ऐसे कितने भी एटम हो सकते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, याद है ना? तो हमें पता है बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है Z। उस यूनिट सेल के लिए जितने भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं Z की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। एक एटम का वॉल्यूम ये, अगर Z एटम है तो मल्टीप्लाई बाय Z का ये, यानी टोटल एटम का वॉल्यूम आ गया अपॉन में यूनिट सेल का वॉल्यूम, परसेंट बोले तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो अब अपन बात करें बच्चों, देखो अपन इनको क्या करते हैं, सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, सेम टर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इनको कैंसिल आउट करके हमारे पास एग्जैक्ट डाटा आ जाए। क्लियर, आपको याद है पीछे हमने क्या किया, R को एक ही टर्म में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि V क्या होता है, A क्यूब होता है। यस और नो? अरे हमें पता है SCC BCC FCC में V की जगह A क्यूब लिखा था, क्योंकि क्यूबिकल यूनिट सेल है, वॉल्यूम क्या होगा, अरे सीधी सी बात है A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, तीनों इक्वल तो सीधा A क्यूब है। तो R को हमें एक ही टर्म में लिखना पड़ा था। क्यों? ताकि A से A को उड़ा दे, कैंसिल आउट कर दे। SCC के लिए लिखा था R बराबर A/2, BCC के लिए लिखा था R बराबर √3A/4, FCC के लिए लिखा था R बराबर √2A/4। कैसे लिखा था, क्यों लिखा था, याद है ना? यस और नो? लेकिन यहाँ पर हमें R को A B C के टर्म में लिखने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि V सीधा हमें पता ही है, V क्या होता है, R के टर्म में हमारे पास होता है। कैसे होता है बेटा, इसके लिए बात करें, Z की वैल्यू तो कितनी आती है, 6 आती है, क्योंकि मैं HCP की बात कर रहा हूँ। क्लियर, और हमें पता R तो कोई दिक्कत नहीं है,
है, और v क्या होता है बेटा 24√2r³ अभी हमने कैलकुलेट किया है। यस और नो? अपना पर्पज ही क्या होता है, r को एक ही टर्म में लिखना, क्योंकि v को पहले हम एक ही टर्म में लिख रहे थे। अब हमें पता है सीधा v क्या है, r की टर्म में हमारे पास है, तो r³ से r³ को उड़ा देंगे बेटा। यस और नो? तो क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी वैल्यू पुट करें, z की जगह क्या लिखूंगा 6, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई r³ ऐसा कैसा, और अपॉन में v की जगह क्या लिखूंगा 24√2r³ है मल्टीप्लाई बाई 100। यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। अब तो क्या करेंगे, r³ से r³ को उड़ा देंगे, और बाकी डाटा है इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो बच्चों। तो क्या लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इसे सोल्व करने पर ये आता है बेटा 74%। 74% यानी परसेंट नहीं हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.74। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी 74% आने का मतलब क्या है, पूरी यूनिट सेल का, क्या कहा, पूरी यूनिट सेल का इतना पार्ट क्या होता है, एटम से कवर होता है, बाकी पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है बेटा। ओके, तो क्या कह सकते हैं, पूरी यूनिट सेल का वैकेंट स्पेस यानी रिक्त स्थान अगर हमें पूछे तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, 100 में से ये माइनस कर देंगे 74 यानी कितना हो गया 26% या फिर 0.26, ये भी हमें पूछ सकता है। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये हमने बात की है HCP यूनिट सेल की एक एक प्रॉपर्टी। क्लियर? ठीक है। एक नोट लगा के एक पॉइंट जरूर बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, सीधा आपसे पूछ सकता है। कैसे बच्चों? देखो, जैसे पैकिंग एफिशिएंसी की मैं बात करूं, पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट हमने समझा है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ही क्या है, यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका कितना पार्ट एटम से कवर है, यानी टोटल कितने पार्ट में एटम प्रेजेंट है बेटा। बात समझ में आई? वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मैंने बोतल वाला एग्जांपल लिया था, कैसे, सपोज करो बोतल मान लो हाफ ही हमने वाटर से फिल की है, तो क्या होगा, यानी बोतल के टोटल वॉल्यूम का 50% क्या है, वाटर से कवर है। इसका मतलब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 50% होगी। बात समझे? बच्चा कहेगा सर हाफ का, उससे थोड़ी कम को, अंधे बच्चे देखेंगे जूम करके बोतल को, सर उससे थोड़ी कम है, 50% कहाँ है, गलत क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, समझने के लिए बोला है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, मान लो 50% होती तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या 50% बोल देते हैं। बात को समझ रहे हो? वैसे ही तो बच्चों देखो, चारों यूनिट सेल की मैं बात करूं, SCC, BCC, FCC और HCP, 4 यूनिट सेल बोल रहा हूं सीक्वेंस से। SCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी 52.4%, BCC के लिए कितनी 68%, FCC के लिए 74, HCP के लिए 74। याद है ना बेटा? क्लियर? इसका मतलब एक बात बताओ, जिस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, मैंने क्या कहा, पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा, इसका मतलब इसके टोटल एरिया या वॉल्यूम के उतने ही पार्ट में एटम प्रेजेंट होंगे। यस और नो? जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एरिया या वॉल्यूम एटम से कवर उसी में होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया एटम या वॉल्यूम से एटम से कवर है बेटा, सीधी सी बात है उसकी हार्डनेस और डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यस और नो? एक सिंपल सी बात है बेटा, आप देख सकते हो, जैसे क्या कहेंगे, एक तो मान लो टोटल वॉल्यूम तो बराबर है बेटा, सपोज करो टोटल वॉल्यूम तो बराबर है, इसमें तो मान लो जो एटम प्रेजेंट है वो मान लो ऐसे है बेटा। बात समझ में आई क्या? ऐसे एटम प्रेजेंट है, और दूसरे में क्या आप देख सकते हो एटम ऐसे है, तो ये बताओ डेंसिटी या हार्डनेस किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड है? सेकंड की ज़्यादा होगी बेटा। क्यों? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है, टोटल वॉल्यूम बराबर है, तो इसमें क्या टोटल वॉल्यूम में क्या, जिसमें ज़्यादा पार्ट एटम से कवर होगा उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। अपन कहेंगे इसमें पैकिंग ज़्यादा बेटर है क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्यों? इसमें तो मैक्सिमम पार्ट क्या है, वैकेंट है, फ्री है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो अपन क्या कहेंगे, मेरा कहने का मतलब क्या है, अपने 2 यूनिट सेल डिस्कस किए बेटा, FCC या बोल दे CCP। क्लियर? FCC CCP दोनों इसी के नाम है, याद है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। क्लियर? FCC एंड CCP। देखो बेटा, दूसरी अपने बात की HCP, इन दोनों यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमें पता है इनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। एरो का साइन शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरो अपवर्ड साइड में मतलब ज्यादा होना, ठीक है, ज्यादा होना, लोअर साइड में डाउनवर्ड होगा मतलब कम होना बेटा। क्लियर? इनमें पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? प्रैक्टिकली डाटा हमने कैलकुलेट करके देखा है, SCC में 52.4% है, BCC में 68% है, FCC में 74, HCP में 74, दोनों लास्ट की दोनों में 74 होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है या नहीं है? है। और इनमें पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, इस टाइप के जो सॉलिड होंगे उनमें क्या होगा बेटा, डेंसिटी, क्या कहा, उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। हार्डनेस, क्या कहा,
हार्डनेस यानी कठोरता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि पैकिंग ज़्यादा होने से बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और पार्टिकल के बीच में बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए इतनी ही ज़्यादा हीट या एनर्जी टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या बनता है, FCC एंड HCP टाइप्स सॉलिड, यानी ऐसे सॉलिड जिनमें FCC या HCP टाइप की पैकिंग होती है, यूनिट सेल होती है, उनमें क्या उनका हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो बेटा। कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट, फटाफट बोल सकते हो। एक चीज बेटा और ध्यान रखना, क्या नोट लगाया, क्या आपसे बोले आइडियल पैकिंग है। आइडियल पैकिंग की अगर बात करें, आइडियल पैकिंग किस में होती है, तो ये जरूर ध्यान रखना, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो आइडियल के चक्कर में मत आ जाना। यानी सबसे अच्छी पैकिंग किस में होती है बेटा, FCC में होती है। क्लियर? ठीक है। या फिर आपसे बोले क्लोज पैकिंग, मैंने क्या कहा, दो वर्ड सेम से ध्यान रखना। क्लोज पैकिंग की बात करें तो वो किस में होगा, FCC एंड HCP। मैंने क्या कहा, क्लोज पैकिंग किस में होगी, बोले तो किस में, FCC एंड HCP। बच्चा कहेगा सर कैसे, आइडियल पैकिंग FCC में क्यों होती है, इसमें क्रॉस पैकिंग होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था और आगे अपन फिर से पढ़ेंगे डिटेल से, ध्यान रखना। FCC में क्रॉस पैकिंग होती है तो सबसे अच्छी पैकिंग होती है। बच्चा कहेगा सर HCP से भी क्या, हाँ बेटा HCP से भी बेटर पैकिंग होती है। क्लियर? कैसे होती है, एक दो लेक्चर बाद अपन बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही आ जाएगा ये। फिर अपन ने क्या कहा, क्लोज पैकिंग, यानी क्लोज पैकिंग देख सकते हो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। FCC का सेकंड नेम ही क्या होता है, CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों में क्लोज पैकिंग है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, ये यूनिट सेल क्यूब की फॉर्म में होती है तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल टाइप की होती है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP बोल देते हैं, लेकिन दोनों में ही क्लोज पैकिंग होती है बेटा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? फटाफट बोलो, फटाफट फटाफट। चलो बेटा, कोई भी दिक्कत बता सकते हो। प्रेम, नो सर, सोहेल क्लियर, हर्षिता क्लियर सर, विनय क्लियर सर, शाहरुख, रोहित, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलो बेटा, तो ये अपने बात के सभी यूनिट सेल के बारे में। तो ये अपन क्या बेटा, यानी सभी यूनिट सेल की डिटेल से हमने स्टडी की है। जो जो पॉइंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने ब्लॉक भी किया है बेटा। ध्यान रखना कि इसके लिए ये कितना होता है, वो कितना होता है। क्लियर? तो कई यूनिट सेल जैसे क्या, SCC, BCC, FCC और HCP। क्लियर? SCC, BCC, FCC को मैंने एक सीक्वेंस में बताया है और HCP थोड़ी उनसे डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है ये भी पता चल गया होगा। वो यूनिट सेल क्यूब की फॉर्म में होती है लेकिन हेक्सागोनल होती है, तो इसको मैंने अलग से बताया बेटा। लेकिन और बाकी उनमें जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो सारी प्रॉपर्टी मैंने इसमें 1 बाय 1 डिस्कस की है। यानी डायग्राम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, या फिर क्या रेडियस का, एटम की रेडियस का एज लेंथ से रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वैकेंट स्पेस क्या होता है, हर चीज़ मैंने डिस्कस की है। क्लियर? चलो बेटा आगे बात करते हैं बच्चों। देखो NCERT में भी ये पॉइंट है, क्या नॉर्मली क्या कई जगह क्वेश्चन आता है, टीचर बताते तो नहीं है और बच्चा क्या करता है, जहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है बाय द वे उससे रटता है कि इसका आंसर ये गया था, मुझे ध्यान रखना है, और क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन कितने के रटोगे बेटा, डायरेक्ट याद रखोगे, रटोगे तो कम से कम क्या 70-80 एग्जाम्पल होते हैं, कितने के रटोगे, रटना है ही नहीं बेटा। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में ध्यान रखना। मैं हेडिंग क्या लिख रहा हूँ, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। क्या कहा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी विभिन्न तत्वों के लिए एकक कोशिकाओं के प्रकार। मैंने क्या कहा, विभिन्न तत्वों के लिए एकक कोशिकाओं के प्रकार। इसका मतलब क्या है, आपको अलग अलग एलिमेंट दे देगा, बोल देगा सोडियम में क्या होता है, जिंक में क्या होता है, आयरन में क्या होता है, एल्यूमिनियम में क्या होता है, कौन सी यूनिट सेल होगी, SCC होगी, BCC होगी, FCC होगी, HCP होगी, कौन सी होगी, तो बच्चा रटेगा। लेकिन कितने के रटोगे बेटा, आपको सिर्फ एलिमेंट का नाम दे देगा। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए भी मैं बताऊंगा क्या कि मैग्नीशियम में कौन सी होती है, तो बच्चा कैसे करेगा, कैसे
करना है। HCP होगी सर कैसे होगी, NCERT में भी दे रखा है, लेकिन तुम्हें याद कैसे रखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समझना बेटा। तो याद करने का तरीका क्या, ध्यान रखना, मैं सीक्वेंस से क्या बोल रहा हूँ बेटा, SCC, BCC, FCC, HCP, 4 यूनिट सेल में सीक्वेंस से बोल रहा हूँ। क्या, SCC नंबर 1, फिर BCC, फिर FCC, फिर HCP। एक ECC पढ़ी थी उसको साइड कर दो, वो एग्जांपल नहीं आता नॉर्मली। क्लियर? तो क्या कहा, 4 एग्जांपल में सीक्वेंस से बोल रहा हूँ, SCC, BCC, FCC और HCP। इसमें भी SCC को मैं अलग कर रहा हूँ। बच्चा कहेगा सर अलग क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है, क्योंकि ये एकमात्र एलिमेंट आएगा मैंगनीज Mn, सिर्फ उसमें होगी SCC। फिर सुन लेना, 4 सीक्वेंस से बोल रहा हूँ, याद रखने का तरीका क्या है, SCC, BCC, FCC, HCP। क्लियर? सिर्फ मैंगनीज होगा उसमें SCC होती है, तो मैंगनीज वाले ने SCC को अलग कर दो। बाकी हमें स्टडी किसकी करनी है, BCC, FCC, HCP। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? चलो बेटा देखो, तो अलग अलग एलिमेंट हमें दे दे, किसमें कौन सी होगी, किसमें क्या होगी, 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले मैं कर रहा हूं बेटा 4s ब्लॉक एलिमेंट्स। किसके लिए, 4s ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो कैसे करना है बच्चों। एस ब्लॉक में हमें पता है 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, याद है ना। तो क्या कहूंगा बेटा, फर्स्ट ए की अगर बात करें तो फर्स्ट ए देखते समझ आना, फर्स्ट ए में क्या होगा, BCC। क्या होगा, फर्स्ट ए के एलिमेंट में क्या होगा, BCC होगा। बट क्या कहा, बट क्या बेटा, सबसे पहले वाला लिथियम उसमें कर देना सबसे लास्ट वाली। क्या कहा, बस काम खत्म, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, SCC, BCC, FCC, HCP। SCC को तो अलग कर दो, फिर क्या बच गया, BCC आ गया अगले नंबर पर, तो फर्स्ट में BCC कर दो बेटा। बट लेकिन क्या, सबसे फर्स्ट वाला उसमें लास्ट वाली कर दो HCP। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, लास्ट वाली का मतलब समझ रहे हो ना, SCC, BCC, FCC, HCP। सबसे लास्ट में कौन सी, HCP। तो सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट में सबसे लास्ट वाली। क्लियर? ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन किस पर, सेकंड ए। यानी सेकंड ए की अगर अपन बात करें तो सेकंड ए में क्या होता है बेटा, देखो समझना, सेकंड ए की अपन बात करें तो एलिमेंट क्या होते हैं, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। और यूनिट सेल अपन ने क्या पढ़ी है, SCC, इसको तो बेचारी को अलग ही कर दो। उसके बाद क्या करना है, BCC, फिर FCC और फिर क्या होती है, HCP। याद है ना। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मैचिंग करनी है। क्रॉस मैचिंग कैसे बेटा, 2 के पेयर में, ये दो ये एक। ओके, क्रॉस मैचिंग कैसे बेटा, सबसे फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट से मैच कर दो, फिर उसके नेक्स्ट वाली को उससे ऊपर वाली से, और सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट वाली से। समझ में आ गया? आपको क्रॉस मैचिंग करनी है बेटा। तो क्या कहेंगे, बेटा मांगे, देखो बेटा, बेटा मांगे, बेटा क्या मांगता है, HCP मांगता है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? फिर क्या कहूंगा बेटा, कार स्कूटर। कार स्कूटर क्या बेटा, कार स्कूटर में कौन सी, FCC बोले या CCP बोल दे। समझ में आ गया? क्लियर? और फिर क्या बोले बेटा, बाप फॉर BCC, B फॉर B। ये कुछ सिंबल्स ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना। मैंने क्या कहा, बेटा मांगे HCP, कार स्कूटर FCC या CCP, बाप फॉर BCC। कैसे होता है, समझ में आ गया? क्लियर? को डाउट बेटा? तो ये अपना काम किसका हो गया, S ब्लॉक का काम हो गया। ओके, चलो बेटा अब बात करते हैं अगले ब्लॉक की। तो अगले ब्लॉक्स में कैसे करना है समझना बेटा। 4 P ब्लॉक एलिमेंट्स, किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, P ब्लॉक पर आते हैं बच्चों। S के बाद 4 P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक में ध्यान रखना बच्चों, क्या करेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम देखते समझ जाना, BCC, AB। मैंने क्या कहा, AB कुछ टर्म्स होती है, ध्यान रखना, जहां अपन को मैच करने में हेल्प मिल सकती है। AB मेरे नाम के अकॉर्डिंग याद रखना, कैसे, एल्यूमिनियम में BCC। क्लियर? ठीक है बेटा। और अपन क्या लिखेंगे, कुछ सॉलिड ऐसे देंगे, क्या, सॉलिड फॉर्म्ड बाई इनर्ट गैसेज। क्या कहा, सॉलिड फॉर्म्ड बाई इनर्ट गैसेज। उसमें क्या होगा, FCC या CCP। यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल देगा जो क्या होगा, ऐसे सॉलिड के एग्जाम्पल दे देगा जो इनर्ट गैसेज उनमें प्रेजेंट होगी बेटा। उनमें कौन सी होगी, BCC के बाद नेक्स्ट वाली चलो कौन सी, FCC या CCP। बट कंडीशन इसमें भी वही आ रही है बेटा, बट यानी एक्सेप्शन ध्यान रखना, हीलियम में क्या होगा, HCP, H4H। समझ में आया? मैंने क्या कहा, H4H बेटा। क्या कहा, यानी P ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, AB एल्यूमिनियम में BCC, फिर क्या, इनर्ट गैसेस के एग्जांपल दे देगा। यानी कुछ ऐसे सॉलिड जिनमें इनर्ट गैस हो वो क्या होंगे, FCC या CCP। बट H4H यानी हीलियम में क्या होगा बेटा, हीलियम में HCP, H4H। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, ये अपना किसका काम हो गया, P ब्लॉक का काम हो गया। अब बात करते हैं बेटा D ब्लॉक एलिमेंट के लिए, 4 D ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन बात करें बच्चों, देखो कैसे करना क्या करना। मैंने क्या कहा था, एक स्पेशल एलिमेंट मैंने छोड़ा था बेटा, क्या, मैंगनीज, याद है ना बेटा। तो मैंगनीज को ले आओ बेटा, सबसे पहले क्या, मैंगनीज Mn में क्या करना है, SCC इसमें होती है, याद है ना। देखो कैसे ट्रिक से बता रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज में क्या होती है, SCC, क्लियर। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितने नंबर पर होता है, 25। एक इससे पहले वाला, एक उसके बाद वाला एलिमेंट ले लो, उससे पहले वाला कौन सा, क्रोमियम 24 और 26 पर आयरन, क्लियर। तो क्या कहा, मैंगनीज 25 पर होता है, एक इससे पहले वाला कौन सा, क्रोमियम एंड आयरन, इन दोनों में क्या होगी, SCC के बाद कौन सी, BCC। समझ में आ गया कैसे करना, ठीक है बेटा। फिर आयरन के बाद क्या आता है, कोबाल्ट निकिल कॉपर ग्रुप। मैंने क्या कहा, कोबाल्ट निकिल कॉपर ग्रुप, ग्रुप मैंने बोला है बच्चों, ग्रुप का मतलब क्या, विद लोअर एलिमेंट्स, क्या कहा, विद लोअर एलिमेंट्स, ओके। यानी हमें पता है डी ब्लॉक में अपन देखते हैं बच्चों, कोबाल्ट के नीचे भी एलिमेंट आते हैं, निकल के नीचे भी आते हैं और कॉपर के नीचे भी आते हैं, यस और नो। तो कोबाल्ट निकल कॉपर ग्रुप है। BCC के बाद क्या करना बेटा, नेक्स्ट वाला कौन सा, FCC या CCP। समझ में आ गया, क्लियर। फिर मैं क्या लिखूंगा, अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या कहा, अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाएगा बेटा, FCC के बाद क्या बच गया, HCP, काम खत्म। ये माना क्या आ गया बेटा, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आ गया। मैंने कैसे किया, समझ में आ गया, क्लियर। अरे कैसे किया, कैसे करना आ गया समझ में। सीधा एग्जांपल पूछेगा, इस एलिमेंट में कौन सी यूनिट सेल होगी, लेकिन रटने बैठ जाओगे तो कितना रटोगे बेटा। आपको ईजी वे में ध्यान रखना है, कैसे होगा क्या होगा, क्लियर, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना कैसे आपको समझना है, कैसे आंसर देना है, ओके। कैसे क्या कहा, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पहली बात तो ये सीक्वेंस इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, SCC, BCC, FCC और HCP। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ऐसे ही रिवाइज करना है, सीधा आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा कैसे करना है। ऐसे रटोगे तो कितने एग्जाम्पल रटोगे, मैंने क्या कहा, SCC, BCC, FCC, HCP, 4 होगी यूनिट सेल। SCC को अलग कर दो, सर ने कहा था ये तो ओनली मैंगनीज में होगा, क्लियर। फिर बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, एस ब्लॉक में 2 होते हैं, फर्स्ट है सेकंड है। फर्स्ट है में SCC तो साइड हो गया, फर्स्ट है BCC, बट सबसे फर्स्ट वाले में सबसे लास्ट लिथियम में HCP, काम खत्म, क्लियर। फिर सेकंड में बेटा मांगे HCP, कार स्कूटर FCC, बाप फॉर BCC, B फॉर B, क्रॉस मैचिंग कर दो, याद है ना, क्लियर। एस ब्लॉक का काम हो गया। P ब्लॉक में आए AB, एल्यूमिनियम में BCC, सॉलिड फॉर्म्ड बाय इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैस के एग्जांपल अगर दे रखा हो तो FCC या CCP, बट H फॉर H, हीलियम में HCP, काम खत्म, क्लियर। D ब्लॉक में आए, एक एग्जांपल सर ने छोड़ा था कौन सा, मैंगनीज का। तो मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज यानी SCC, एक मैंगनीज से पहले एक मैंगनीज के बाद, यानी 25 पे मैंगनीज है तो 24, 26 यानी क्रोमियम और आयरन की बात कर रहा हूं। तो SCC के बाद क्या हो गया, नेक्स्ट BCC कर दो, क्लियर। फिर क्रोमियम आयरन तो हो गया, आयरन यानी 26 पर आता है, उसके नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, बाकी एलिमेंट ले लो। उसके बाद के 3 कौन से, कोबाल्ट निकिल कॉपर, याद है ना, कोबाल्ट निकिल कॉपर ग्रुप, यानी नीचे वाले एलिमेंट भी इस ग्रुप के, उनमें BCC के बाद क्या, FCC। अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाकी जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट बच गए सभी में क्या आ जाएगा, HCP, काम खत्म बेटा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। बच्चे के दिमाग में सर पीरियोडिक टेबल में बाकी और भी कई एलिमेंट होते हैं, जैसे ए ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, P ब्लॉक में भी आपने कई एलिमेंट छोड़ दिए, इनका रीज़न क्या है। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड सबस्टांस के बारे में, यानी मेनली मेटल्स के बारे में, क्लियर। कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, कुछ मेटल नहीं होते, कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे ए ब्लॉक मान लो रेडियो एक्टिव आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट आता नहीं आता। और P ब्लॉक में कुछ ऐसे आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे ब्रोमीन, याद है ना। और कुछ मेटल नहीं होते, यानी सॉलिड नहीं होते। तो हमने क्या, जो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते और जो रेडियो एक्टिव होते हैं उन एलिमेंट्स का हमने यूज नहीं किया, ओनली उसी के लिए पूछेगा जो मेनली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म के बारे में, क्लियर। तो मैंने कैसे रिवाइज करवाया बेटा, कैसे याद रखना है, समझ में आ गया, क्लियर। कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट, कोई दिक्कत हो बोलो बेटा फटाफट। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कर लिया बेटा, चलो। अरे वो जान दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना,
चलो बेटा, तो ये अपने क्या कहा, यूनिट सेल अपन 1 बाय 1 डिस्कस किए, कितने टाइप होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लास्ट में उनके एग्जांपल सीधे पूछे कि कौन से एलिमेंट में कौन सी यूनिट सेल होगी, वो भी हमें ध्यान रखना। और जैसे मैंने कहा बेटा, मैग्नीशियम वाला पूछा गया है कि मैग्नीशियम में कौन सी यूनिट सेल होती है, तो मैंने क्या कहा बेटा, मांगे HCP, काम खत्म। तो बच्चे को अलग से कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि मैग्नीशियम में कौन सी है। सर ने कहा था बेटा मांगे बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या होगी, HCP, काम खत्म। ओके, चलो बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। मैंने क्या कहा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, यानी सॉलिड के बारे में बात करें, उसकी डेंसिटी की बात करता, क्या करना है, कैसे करना। मैंने स्टार मार्क क्यों किया, ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक आता है बेटा। क्लियर, कैसे, अगर पूरे चैप्टर की बात करें, नीट और जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें बेटा, तो 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर 99% उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। क्या, बच्चे को ये भी आइडिया होना चाहिए कि क्या किन में से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो डेंसिटी, एक अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, NaCl, CaCl, ZnS, CF2, Na2, Ab2O4 आगे आएगा। उसके बाद आएगा डिफेक्ट, चैप्टर का लास्ट पार्ट वही है बेटा। बात समझ में आई क्या, क्लियर। मैंने क्या कहा, यानी डेंसिटी, फिर क्या, या फिर क्या बोले बेटा आपसे, जैसे डिफेक्ट के बारे में पूछेगा या अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 99% इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। बच्चा कहेगा सिर्फ फिर बाकी चीज़ें क्यों पढ़ते हैं, माथा पच्ची की जरूरत क्या है। माथा पच्ची की जरूरत ये है बेटा, ये 3 पॉइंट जो मैंने बोले हैं, डेंसिटी, डिफेक्ट या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन तीनों में जो जो पॉइंट्स अपने बोले हैं, यूनिट सेल, एटम, फ्री स्पेस, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। आ गया समझ में, इसलिए वो सब कुछ पढ़ते हैं, तब जाके इनके बारे में हमें आइडिया होता है। क्लियर, ठीक है बेटा, चलो अपने पॉइंट पर आते हैं। तो ध्यान रखना, नीट और जेईई में हर 2-3 साल से एग्जाम में क्वेश्चन तीनों पे आते ही आते बेटा, कभी डेंसिटी पर, कभी डिफेक्ट पर, कभी क्या अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर, कैसे करना ध्यान रखना। ओके, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के मास अपॉन वॉल्यूम की अपन बात करें तो मैंने क्या कहा, पूरे सॉलिड स्ट्रक्चर, क्रिस्टल सॉलिड को ही बोलते हैं, यानी जिस सॉलिड स्ट्रक्चर की आप बात करें उसकी डेंसिटी क्या होगी। ओके, तो मैंने क्या कहा, पूरे सॉलिड की स्टडी करने की हमें जरूरत है क्या, नहीं बेटा, एक यूनिट सेल अपन लेकर यूनिट सेल का रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी जो डेंसिटी आएगी वही तो क्या आएगी, पूरे सॉलिड स्ट्रक्चर की डेंसिटी आएगी। यस और नो, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम किसका लेना है, यूनिट सेल का ही लेंगे। ओके, तो क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, क्या कह सकते हैं बेटा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, यानी जिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिस सॉलिड की हमें बात करनी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम में, तो मास ऑफ यूनिट सेल, पूरी सॉलिड स्ट्रक्चर का मास और वॉल्यूम हमें लेने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई। बच्चा कहेगा सर यहाँ क्रिस्टल की बात कर रहे हो तो पूरी स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, लेकिन यूनिट सेल क्यों लिखा है, तो 1-2 लेक्चर पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था बेटा, क्या, अपने ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो किसी का ब्लड टेस्ट करना तो उसे निचोड़ कर पूरा ब्लड निकाल लेते हैं क्या, नहीं बेटा, सिरिंज से थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़े बहुत ब्लड का जो रिजल्ट आएगा बेटा वो टोटल ब्लड का वही रिजल्ट आएगा। यस और नो, वैसे ही पूरे सॉलिड की हमें स्टडी करने के लिए पूरे सॉलिड को तोड़ कर देखे जरूरी है क्या, नहीं, उसका कोई छोटा सा पार्ट फिक्स कर लेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा पूरी स्ट्रक्चर का भी ओवरऑल वही आएगा। यस और नो, तो वैसे ही मैंने क्या कहा था, पूरे सॉलिड स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए यूनिट सेल को यूज करेंगे, यूनिट सेल के मास और वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वही क्या आएगा, यानी उसकी जो डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की स्ट्रक्चर की डेंसिटी होगी। क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपने पॉइंट पर आते हैं, तो हमें पता है नॉर्मली डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। यस और नो, और यूनिट सेल का जो मास होता है सीधी सी बात है वो किसकी वजह से होगा, यूनिट सेल के अंदर जो एटम होते हैं बेटा उन्हीं का तो मास होता है। अरे मैंने क्या कहा, यूनिट सेल के अंदर होते ही क्या है, कुछ पोजीशन पर एटम प्रेजेंट होते हैं, बाकी का फ्री स्पेस होता है, तो यूनिट सेल का फ्री स्पेस है तो मास किसकी वजह से होगा, जो एटम्स प्रेजेंट है उन्हीं की वजह से होगा। क्लियर, तो मास ऑफ यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल का मास किसकी वजह से होगा, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है बेटा। यस और नो, क्लियर, ठीक है। और एटम के मास के लिए आपने नाम सुना होगा बेटा मोलर मास। यस और नो, अरे कई जगह यूज करते हैं। तो मोलर मास का मतलब ही क्या होता है, 1 मोल एटम का मास, 1 मोल मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर, यानी Na एटम का मास। यस और नो, क्लियर। तो देखो मैं कंपेयर कैसे कर सकता हूं बेटा, कैसे करेंगे, मास ऑफ, मैं क्या कह सकता हूं, मास ऑफ Na एटम्स, यानी Na एटम्स का मास तो क्या होता है बेटा, अपन मोलर मास यानी m लिखते हैं। यस और नो, क्लियर, MW भी बोल देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा, Na एटम का मास क्या होता है m, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ है, मास ऑफ 1 एटम,
1 एटम का मास क्या हो जाएगा बेटा, m/Na। अरे मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, ध्यान है ना। Na एटम का मास क्या होता है, m के बराबर, मोलर मास mw। एक एटम का मास क्या होगा, m/Na। और हमें पता है यूनिट सेल के अंदर एटम कितने भी हो सकते हैं, तो अपन इसको क्या लिखते हैं, z से। तो मास ऑफ z एटम्स, अगर यूनिट सेल के अंदर अगर z एटम है तो मल्टीप्लाई बाय z करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या करूंगा, z मल्टीप्लाई बाई m/Na। समझ में आ गया, यस और नो। अरे मैंने क्या किया बेटा, बात तो समझ में आ रही है क्या। अगर मोलर मास की बात करें तो मतलब एक मोल का मास यानी Na एटम का मास, यानी Na एटम का मास होता है mw मोलर मास के बराबर। तो एक का क्या होगा, m/Na। और यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के बराबर हो सकते हैं। समझ में आ गया। तो मास ऑफ z एटम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई z। एक एटम का इतना तो z का मल्टीप्लाई बाई z। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, इसका मतलब है, तो देखो डेंसिटी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो डेंसिटी क्या होगी, मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास किसकी वजह से होगा, एटम्स की वजह से। टोटल एटम कितने हैं, z के बराबर, तो टोटल z एटम का मास कितना आ रहा है, इसके बराबर, यस और नो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, z मल्टीप्लाई बाई m अपॉन क्या लिखूंगा, Na, यस और नो। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी क्या लिखूंगा, v, यस और नो। क्लियर। और हमें पता है यूनिट सेल को किसकी फॉर्म में मानते हैं, क्यूब की फॉर्म में मानते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, z मल्टीप्लाई बाई m अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, Na। और v क्या होता है, a क्यूब के बराबर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या कहा, समझ में आया बेटा, यस और नो। तो डेंसिटी आ जाए, पहली बात तो देखते ही दिमाग में ये आना चाहिए कैसे होता क्या होता है, z क्या होगा, z अपॉन Na मल्टीप्लाई बाई m अपॉन v या फिर a क्यूब। क्लियर, ठीक है। अभी देखो इसमें किसका मीनिंग क्या है, बच्चे को ये भी आइडिया होना चाहिए। कैसे बेटा, z का मतलब तो आपको पता ही है बच्चों, z का मतलब ये यहाँ पर क्या है बच्चों, मैंने क्या, z इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। क्या कहा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल। बात समझ में आई क्या, जिस यूनिट सेल की आप बात कर रहे हो उसके लिए z कितना होता है, एक एक चीज़ कैलकुलेट कर रही है बेटा अपने। SCC में z 1 आता है, BCC में 2 आता है, FCC में 4 आता है, HCP में 6 आता है। कैसे आता है, सीक्वेंस याद रखना, SCC BCC FCC HCP 1 2 4 6, काम खत्म, z की वैल्यू। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या कहा, m ध्यान रखना बच्चों, बच्चा गलती कहाँ करता है, ध्यान रखना। m की अगर बात करें, मैं 2 चीजें लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, क्या, m इक्वल टू क्या, गिवन मास। मैंने क्या कहा, गिवन मास और मोलर मास। ये ध्यान रखना बेटा, क्या कहा, गिवन मास और मोलर मास। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बच्चे को मान लो 200 ग्राम वेट बोल दिया कि वेट 200 ग्राम के लिए क्या होगा, तो बच्चा क्या करेगा, पहले तो मोलर मास लेगा। सोडियम की बात करा, सोडियम का 23 होता है, तो यहाँ पर 23 करेगा। फिर बच्चा क्या करेगा, 200 से कंपेयर करेगा, 23 से डेंसिटी इतना आ रहा है तो 200 से इतना, कोई ज़रूरत नहीं है। गिवन मास अगर चल के तुम्हें बोल रहा है 200, तो आपको 23 लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 200 ही ले लेना। गिवन मास या मोलर मास, अगर चल के मास नहीं बोल रहा तो क्या करना, मोलर मास यूज करना। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या लिखा है, Na क्या करेंगे बेटा, Na क्या करना, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स यानी जो नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए गए हैं, और आवोगाद्रो नंबर, यस और नो। अरे गिवन नंबर ऑफ एटम्स और आवोगाद्रो नंबर। मैंने क्या कहा, चल के आपको बोले इतने एटम के लिए डेंसिटी क्या होगी, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना, जितने नंबर ऑफ एटम दिए गए सीधा उन्हीं का नंबर अप्लाई कर देना। और मैंने लिखा है अगर नहीं दिया जाए तो आवोगाद्रो नंबर जिंदाबाद है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इस बात का खास कर ध्यान रखना, क्लियर। अगर मोलर मास क्या चल के मास दे रखा है तो वही मास आपको यूज करना है, 100 ग्राम 200 ग्राम, वो नहीं दे रखा तो मोलर मास यूज करेंगे। मोलर मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक एक चीज मैंने बताई है, क्लियर। गिवन नंबर ऑफ एटम है, चल के बोला है 10 एटम्स के लिए, 20 एटम के लिए, 1000 के लिए, जितने एटम बोल रहा है तो उनको यूज करो, नहीं बोले तो आवोगाद्रो नंबर तो यूज करना ही करना है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। वी आपको पता ही है बच्चों, वी अपना क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर, ठीक है। ए आपको पता ही है क्या होती है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यानी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बेटा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर। नॉर्मल टीचर यहाँ तक तो हर को ही बताता है बेटा, ठीक है।
अब अपना काम स्टार्ट होता है। क्या समझना बेटा अच्छे से, कैसे करना है, क्या करना है। नोट लगा के कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ, जिंदगी में बहुत काम आएंगे बेटा। क्या सुनना बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो क्या, ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना बेटा। क्या, जो आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला है, इफ नेम ऑफ डेंसिटी इज गिवन, इफ नेम ऑफ डेंसिटी, मैंने क्या कहा, नेम ऑफ डेंसिटी इज गिवन इन क्वेश्चन, क्या कहा, इन क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ नेम ऑफ डेंसिटी इज गिवन इन क्वेश्चन देन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी मस्ट बी यूज्ड। बात समझ में आई क्या, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी मस्ट बी यूज्ड। मैंने क्या बोला है बेटा, ध्यान रखना, इस ट्रिक को जितना स्टार मार्क करोगे कर सकते हो, दिमाग में सेट कर लेना। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी नाम आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, क्वेश्चन वैसे नहीं छोड़ना, क्वेश्चन तो करना है, क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देना बेटा। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में डेंसिटी नाम आ जाए, क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देना। ओके, डेंसिटी पूरे सॉलिड स्टेट में, पूरे चैप्टर में जहां भी कोई आपको न्यूमेरिकल मिले उसमें डेंसिटी नाम भी आ गया तो क्या करना है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला पहले लिख देना। हर हाल में ये अप्लाई होगा ही होगा। मैंने क्या लिखा, इफ नेम ऑफ डेंसिटी इज गिवन इन क्वेश्चन देन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी मस्ट बी यूज्ड। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। यानी चैप्टर क्या, चैप्टर के जब भी क्वेश्चंस करोगे डेंसिटी नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए। सर ने कहा था कि डेंसिटी नाम ही दे रखा क्वेश्चन में, चाहे पूछे या दे रखा हो, डेंसिटी नाम आते ही डेंसिटी का फॉर्मूला तो हर हाल में यूज करना ही करना है। क्लियर, और वो क्या होता है बेटा, ये होता है। क्लियर, सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देना है, फिर क्या देखना है, क्या क्या मुझे दे रखा है, क्या क्या मुझे पूछा है। आ गया समझ में, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, तो ये कैलकुलेट कर लो। ये सब यानी क्या, टोटल कितनी वैल्यूज होगी बेटा, एक डेंसिटी जेड एम एन ए और ए, टोटल 5 वैल्यूज है। 5 में कोई सा भी 4 देगा, एक पूछेगा, बस ये देखना, फॉर्मूला लिखो, डेंसिटी देखते ही क्या क्या गिवन है, क्या आंसर सोल्व करो। आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना, क्या बच्चा गलती क्या करता है, जो बच्चे रटाफिकेशन से करते हैं, फॉर्मूला मुझे ध्यान है, वैल्यू पुट की और आंसर देखो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, और आके देखते हैं वो गलत होता है। इसका रीजन क्या होता है, रटाफिकेशन से ये काम में नहीं लिया। ओके, और बच्चा कैसे काम में लेगा, टीचर बताता ही नहीं है कि तुमसे यहाँ गलती करवा सकता है क्या। बच्चा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके फिर सोचता है कि अगले साल मेरे को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है, गलती मुझसे कहाँ हो गई, गलती यहाँ होगी। समझना बेटा, एक्चुअल में देखो यूनिट्स का क्या लफड़ा है, समझना। जेड तो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, 1 2 4 6 आएगा। एन ए अवोगाद्रो नंबर, ये भी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी तो कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये तो एटम्स के नंबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ये क्या लिखा, एम मास, और ये क्या लिखा, ए, यानी क्या है, एज लेंथ। मास आपको पता है बच्चों, किलोग्राम में दे सकता है, ग्राम में दे सकता है, यस और नो। एज लेंथ है आपको मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम, किसी में भी दे सकता है। बात समझ में आ गई, यानी गलती कहाँ करवाएगा, एम और ए की यूनिट में करवाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज होगा, आपको डाटा दे दिया किलोग्राम, जैसे मान लो मास दे दिया किलोग्राम में, ये दे दिया एंगस्ट्रम में, तो किलोग्राम एंगस्ट्रम का कोई मैच है क्या, नहीं। तो बच्चा कंफ्यूज होगी, सर मैं एम को किस यूनिट में यूज करूं मास को, और ए को किस यूनिट में यूज करूं। तो एक ही बात दिमाग में रखनी है बेटा, क्या, यूनिट ऑफ, क्या कहा, यूनिट ऑफ एम एंड ए डिसाइडेड बाय, क्या कहा, यूनिट ऑफ एम एंड ए डिसाइडेड बाय यूनिट ऑफ डी, क्या कहा, ए और क्या कहा, एम और ए की यूनिट क्या होगी बेटा, डी की यूनिट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जैसे डेंसिटी आपको बोला किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बच्चों जेईई में 2 साल पहले क्वेश्चन गलत करवा चुका है, बच्चों से ध्यान रखना। क्या कहा, डेंसिटी बोले, डेंसिटी आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बोला है, इसका मतलब मास किस में लेना है, किलोग्राम। ए एज लेंथ है, इसको मीटर में लोगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब अपने आप आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया। आपसे बोले डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताओ तो क्या होगा, इसका मतलब ये ग्राम में लेना है, ये सेंटीमीटर में लेना है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, एम और ए की यूनिट्स में कैसे इंटर कन्वर्जन करना है। बच्चा कहेगा सर बस यही पूछेगा क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, नहीं बेटा, और भी बहुत गलतियां करवाएगा, कदम कदम पे बारूद बिछे, ध्यान रखना, बहुत सारी गलतियां करवा देगा। कैसे, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमें पता है 1 किलोग्राम क्या होता है, 1000 ग्राम, यस और नो। अरे ये तो ध्यान है ना, अभी भी अंधेरे में जी रहे हो बेटा, याद है ना, ठीक है। 1 लीटर जो होता है बेटा वो क्या होता है,
1000 ml, यस और नो, ये बेसिक सी बच्चों वाली बात है, लेकिन जब डेंसिटी के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो काम आएंगे, ध्यान रखना। ओके, एक बात करें बेटा, क्या जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर क्या होता है बेटा, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, क्लियर, ठीक है। 1 ml जो होता है वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने सेकंड लेक्चर में यूनिट्स के बारे में डिटेल से बताया, एक एक को मैंने कन्वर्ट करके बताया है, ध्यान रखना, वो लेक्चर आप सेकंड लेक्चर देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट का, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम, ध्यान रखना, वो क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर, ठीक है बेटा। या फिर आपसे बोले नैनोमीटर, नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, या 10⁻⁷ सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है बेटा। या फिर आपसे बोले 1 पिकोमीटर, ये होता है 10⁻12 मीटर, या 10⁻10 सेंटीमीटर। बस इतना ध्यान रख लोगे, डेंसिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। बात समझ में आई क्या, ये फॉर्मूला तो हर टीचर बताता है बेटा, लेकिन आपसे गलती कहाँ करवाएगा और उस गलती से बचना कैसे, ध्यान कैसे रखना है, ये पता हो तभी बच्चे का क्वेश्चन सही होता है, वरना रटाफिकेशन से आपका आंसर आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना, क्लियर, कहाँ मैंने क्या बोला है, एक एक चीज़ इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना। कोई डाउट हो तो फटाफट बोलो, फिर अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो बोलो बेटा फटाफट, कोई भी दिक्कत हो बोलो जल्दी से। रेडियो एक्टिविटी तो फर्स्ट टाइम में भी होते हैं, फर्स्ट टाइम में होते हैं बेटा, लेकिन सॉलिड मेटल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, लास्ट वाला होता है, उसका मैंने नाम बोला है क्या बेटा, यस और नो, मैंने सिर्फ क्या बोला है, फर्स्ट टाइम लास्ट वाला होता है सीजीएम बेटा, वो क्या होता है, उसकी अपनी स्टडी ही नहीं करते। बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलो बेटा, फ्रेंडशिप वगैरह होता है अपन उसकी स्टडी करते हैं क्या, नहीं बेटा, इसीलिए उसको साइड कर दिया। इसीलिए तो मैंने बोला है जो रेडियो एक्टिव होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी स्टडी नहीं करते बेटा, ओके। और बोलो किसी को दिक्कत, सोहेल, प्रेम, विनय, ठीक है, सोहेल, और कोई दिक्कत बेटा, बाकी बच्चों को फटाफट, दृष्टि, हर्षिता, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, रोहित, शाहरुख, विनय। चलो बेटा, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बेटा, ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो आपको बताया नहीं हो या समझ में नहीं आए, ठीक है। फिर भी जो प्रीवियस लेक्चर है, नए बच्चे जिन्होंने आज फर्स्ट क्लास अटेंड किए, वो विनय खासकर तो ध्यान रख लेना, प्रेक्षा और रोहित तुम्हें भी करना बेटा। प्रीवियस लेक्चर इनफाइनाइट एकेडमी सीकर नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड है बेटा, इसके 5 लेक्चर्स ऑलरेडी, वो जरूर देखना, क्लियर। और टेलीग्राम, अपना जो कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है इनफाइनाइट एकेडमी सीकर नाम से, टेलीग्राम पर, वो भी क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ओके। उस पर सारे क्वेश्चन बैंक अपलोड है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उसमें है, नहीं मिले तो मुझे अलग से पर्सनली कॉल मैसेज कर लेना, अलग से व्हाट्सअप कर दूंगा बेटा, कैसे करना क्या करना, ठीक है बेटा। चलो अच्छे से लेक्चर रिवाइज करना, कोई भी दिक्कत हो बेटा फिर पूछ लेना कॉल मैसेज करके, नो टेंशन। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पैकिंग, यानी 1D पैकिंग, 2D पैकिंग और 3D पैकिंग। यहाँ तक बेटा काम कंप्लीट कर लेना अच्छे से बेटा, ओके, बाय।